नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब मेरे भाइयों और बहनों। कैसे हो सभी लोग? मैं ठीक हूं और आशा करता हूं कि आप सभी भी ठीक होंगे। मेरे कुछ जो हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मैं पिछले कुछ 10 एक दिन से वीडियो नहीं बना पाया, उसके लिए मैं तहे दिल से आपसे क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि एग्ज़ाम आपकी सिर पे है और इस टाइम पे वीडियो नहीं मिल पाना या जो आपकी पढ़ाई है उसमें थोड़ा सा अवरोध उत्पन्न होना एक टेंशन का विषय है। पर खुशी की बात यह है कि मैं जल्दी ठीक होके आ गया हूँ आपके बीच और वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। और मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आप अपनी पढ़ाई ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे इनकम टैक्स में जो अपना सैलरी का चैप्टर है उसके सारे एमसीक्यूज़ इसमें कवर करेंगे। लगभग 65 के आसपास एमसीक्यूज़ है, वो सारे हम कवर करने जा रहे हैं इसके थ्रू। तो आपसे आशा करते हैं कि आप इस जो एमसीक्यूज है मेरे बताने से पहले आप उनका आंसर देंगे, साथ ही अपने भाइयों और बहनों को जो भी इस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर करोगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, और अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हो। प्लस आपको कमेंट करके बताना कि अगर इसमें कोई और इम्प्रूवमेंट मैं कर सकता हूँ या और चीज़ें आपको अगर लाना है, कोई और टॉपिक पे भी वीडियो लाना है इनकम टैक्स में या कॉस्टिंग में, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसमें, किसी भी टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए होता तो आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम देना चाह रहे हो या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाह रहे हो, मैं टाइम पे जीके के भी वीडियोज़ लाता रहूँगा आपके लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले टॉपिक पे, जो कि इनकम टैक्स का सैलरी वाला है और उसके एमसीक्यूज हम कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इस वीडियो से स्टार्ट करने से पहले हम एक क्रेडिट देना चाहेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है मैंने लिए हैं सीए मेहुल ठक्कर जी की क्लासेस से। जो सीए मेहुल ठक्कर जी हैं जो कि सीए की फाइनल को पढ़ाते हैं, सीए इंटरमीडिएट को पढ़ाते हैं, उनकी साइड से या कहीं जो टेलीग्राम पे मेरे को ये मटेरियल मिला है और इसको मैं सोल्व करने की कोशिश करूँगा। तो ये क्रेडिट सीए मेहुल ठक्कर जी को भी जाता है, उनका पूरा क्रेडिट। उनकी मेहनत से हम आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं और अपनी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। अच्छा, ये वीडियो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में रिकॉर्ड करूंगा, पर स्टडी मटेरियल इंग्लिश में है तो मैं आपको हिंदी में समझा दूंगा उसका रूपांतरण करके। और इतना तो आपको इंग्लिश समझ में आती होगी हिंदी मीडियम वालों से, मेरी यही आशा है कि इतना तो आपको इंग्लिश समझ में आती होगी कि मोटी मोटी क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। और मैं थोड़ा बहुत आपको हिंदी में भी समझा दूंगा, उससे आपको आसानी रहेगी। तो पहला क्वेश्चन है, एडवांस सैलरी ऑफ द एन एम्प्लॉय इज टैक्सेबल इन द ईयर। किसी एम्प्लॉय की जो एडवांस सैलरी है वो कौन से ईयर में टैक्सेबल होगी? इन द ईयर ऑफ द रिसीट, मतलब जिस साल में वो प्राप्त हुई है उस साल में टैक्सेबल होगी। टू विच इट बिकम्स ड्यू, जो जिस साल में ये ड्यू हुई है क्या उस साल में टैक्सेबल होगी। और एज डिसाइडेड बाय द एम्प्लॉय, ही डिसाइड होगी, जो एम्प्लॉय डिसाइड करता है उसके हिसाब से डिसाइड होगी, या एज डिसाइडेड बाय द एम्प्लॉय डिसाइड होगी। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑफ रिसिप्ट। एडवांस हमेशा क्या होता है? पहले प्राप्त हो जाता है। तो सैलरी का एक नियम है, रिसिप्ट और ड्यू विच एवर इज अर्लियर वो टैक्सेबल होगा। मतलब आपकी रिसिप्ट भी या तो रिसिप्ट होगी या ड्यू होगी, दोनों में से जो भी पहले हो वो आपका उस साल में आपका टैक्स लग जाएगा। तो इस केस में एडवांस सैलरी कब टैक्स से होती है? रिसिप्ट के ईयर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा है क्वेश्चन नंबर 2, द सैलरी ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट शैल बी चार्जेबल टू द टैक्स अंडर द हेड। जो पार्लियामेंट का मेंबर होता है उसकी सैलरी कौन से हेड में टैक्सेबल होती है? तो उसकी भी सैलरी कौन से हेड में टैक्सेबल होगी? सैलरी इनकम में टैक्सेबल होगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, फीस रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉई फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर शैल बी चार्ज्ड टू टैक्स एज। एम्प्लॉयर के द्वारा कोई एक एम्प्लॉय है जो अपने एम्प्लॉयर से फीस रिसीव करता है, तो वो किस हेड में टैक्सेबल होगी? तो वो भी किस हेड में होगी? सैलरी इनकम में ही टैक्सेबल होगी। चाहे आप फीस ले रहे हो, क्योंकि आप ले रहे हो एम्प्लॉयर से, तो एम्प्लॉयर का जहाँ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को जहाँ रिलेशन आ गया वो इनकम अंडर द हेड सैलरी में टैक्सेबल होती है। ठीक है सर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, कमीशन रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर शैल बी चार्ज टू द टैक्स। अगर कोई एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर से कमीशन भी लेता है तो वो भी कौन से हेड में टैक्सेबल होगा, वो भी इसका राइट आंसर होगा सैलरी इनकम में टैक्सेबल होगा। आप उसको अदर सोर्स में नहीं कर सकते या पीजीबीपी में भी नहीं से कर सकते। कमीशन इनकम अगर आपको एम्प्लॉयर से मिल रहा है तो वो सैलरी इनकम में टैक्सेबल होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, सैलरी इन ल्यू ऑफ द नोटिस पीरियड इज। सर आपको नोटिस पीरियड में आपको सैलरी मिली है, वो कौन से हेड में टैक्सेबल होगी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो सैलरी इन ल्यू ऑफ नोटिस पीरियड वो क्या होता है। सर जब क्या होता है कि कंपनी कभी कभी क्या होता है कि अपने एम्प्लॉय को हटाना चाहती है, तो हटाना चाहती है तो जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है अपना लेबर लॉ का जो उसको प्रोटेक्शन करता है, वो ये कहता है कि आपको एम्प्लॉय को ऐसे ही नहीं हटा सकते अगर वो 240 या उससे अधिक दिन आपकी कंपनी में कार्य कर चुका है, तो उसके लिए आपको नोटिस देना होता है। तो कंपनी क्या करती है, जैसे मान लो मैं एक कंपनी हूँ और मैं अपने एम्प्लॉय को हटाना चाहती हूँ, जा मैं तेरे को हटा रही हूँ आज से, तो मैं क्या करूँगा, एज पर उसके नियम के अनुसार उसको 3 महीने की जो नोटिस पीरियड होता है उसको 3 महीने की सैलरी दे दूंगा, ये ले 3 महीने की सैलरी नोटिस पीरियड की, और तू जा, अब कंपनी को तेरे को आने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे को हटा रहा हूँ। तो ये जो 3 महीने का जो नोटिस पीरियड की जो सैलरी आपने दी है उसको, तो वो कौन से हेड में टैक्सेबल होगी, वो हेड में टैक्सेबल होगी एज ए सैलरी इनकम। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एनी गिफ्ट रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर इज चार्ज टू द टैक्स। कोई भी गिफ्ट रिसीव्ड किया एम्प्लॉय के द्वारा एम्प्लॉयर से, तो वो भी सैलरी इनकम में ही टैक्सेबल होता है, या तो ऊपर की शीट में हो जाएगा या नॉर्मल सैलरी इनकम में टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ये क्या कहता है, सैलरी फोरगोन बाय एन एम्प्लॉय इज। फोरगोन का मतलब होता है त्याग करना, त्याग करना। अगर कोई एम्प्लॉय अपनी सैलरी का त्याग कर देता है तो कौन से हेड में टैक्सेबल होगा, तो वो भी ओनली सैलरी इनकम में ही टैक्सेबल होगा। ऐसा नहीं कि आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा कि मैंने त्याग कर दिया, जा मैं 1 महीने की सैलरी नहीं ले रहा आपसे, हम आपसे खुश हुए हैं, हमारे नियोक्ता है हमें काम देने वाले व्यक्ति, हम आपसे खुश हुए इसलिए हम आपसे 1 महीने की सैलरी नहीं लेंगे। तो भाई साहब आप सैलरी नहीं लो, लेकिन इनकम टैक्स वाले आपसे इनकम टैक्स ले लेंगे, तो टैक्सेबल हो जाएगी एज ए सैलरी इनकम में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 8, एनी पेमेंट रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय फ्रॉम हिज प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर शैल बी चार्ज टू द टैक्स अंडर द हेड। इसका क्वेश्चन का मतलब है कोई एम्प्लॉय है जो अपने भविष्य प्रोस्पेक्टिव मतलब होने वाले एम्प्लॉयर से अगर कोई पेमेंट रिसीव करता है तो वो कौन से हेड में टैक्सेबल होगी, तो वो भी आपकी सैलरी इनकम में ही टैक्सेबल होगी। ठीक है, कोई अदर हेड में टैक्सेबल नहीं होगी, चाहे आपको अभी उसने परमानेंट किया है नहीं किया है, या आप उसमें कंपनी के एम्प्लॉय बने हो नहीं हो, लेकिन आप उसके प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय हो और वो आपका प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर है, मतलब आने वाले टाइम में वो आपका एम्प्लॉयर होने वाला है और एग्रीमेंट हो गया और उसका आपको पेमेंट मिला है, तो वो आपकी सैलरी इनकम में ही टैक्सेबल होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है एनी पेमेंट रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय फ्रॉम हिज फॉर्मर एम्प्लॉयर शैल बी चार्ज टू द टैक्स अंडर द हेड। मतलब कोई भी पेमेंट जो एम्प्लॉय रिसीव करता है उसका फॉर्मर मतलब पिछला एम्प्लॉयर, मतलब आप पहले उसके यहाँ काम करते थे अभी प्रेजेंट में काम नहीं कर रहे, उससे आपको कोई भी पेमेंट रिसीव होती है तो वो भी आपकी कौन सी इनकम में के हेड में टैक्सेबल होगी, वो आपकी सैलरी इनकम में टैक्सेबल होगी। इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आपको कंफ्यूज नहीं होना, एम्प्लॉयर से जो भी रिसीव होगा वो आपका सैलरी इनकम में ही टैक्सेबल होगा। ठीक है सर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। 10 का मतलब होता है क्वेश्चन नंबर 10। यह कहता है अंडर सेक्शन 89 एन एम्प्लॉय कैन क्लेम रिलीफ फ्रॉम टैक्स पेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ। धारा 1 निवासी में एम्प्लॉय मतलब कर्मचारी कौन सी रिलीफ क्लेम कर सकता है, कौन सी रिलीफ, किसके लिए रिलीफ क्लेम कर सकता है। ऑप्शन ए है अरियर ऑफ द सैलरी के लिए क्लेम कर सकता है, ऑप्शन बी बोनस के लिए कर सकता है, ऑप्शन सी कमीशन के लिए कर सकता है, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज के लिए कर सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा अरियर ऑफ द सैलरी।
सर आपका सेक्शन नंबर 89 होता है। 89 में आप क्या कर सकते हो कि अगर आपको कोई अरियर मिला है, ठीक है, पिछले सालों का आप काम कर रहे हो और पिछले सालों का आपका वेज नेगोशिएशन आपका पेंडिंग चल रहा है और आने वाले 5 साल बाद में वो फिक्स होता है, तो आपको क्या पुराना बकाया आपकी सैलरी मिलती है। वो आपकी सैलरी मिलती है तो उसका जो बकाया मिलती है उससे आपका क्या है कि जैसे आप टैक्स स्लैब में, ऊंची वाली टैक्स स्लैब में चले जाते हो, तो उसको कंपनसेट करने के लिए इनकम टैक्स ने सेक्शन 89 में रिलीफ दी है। सर ये 89 की रिलीफ किस किस केस में मिलती है? एक तो अरियर ऑफ द सैलरी के केस में मिलती है, दूसरा आपको एडवांस सैलरी के केस में मिलती है, तीसरी अगर आपको कोई ग्रेचुटी मिली है तो उस केस में मिलती है। इसके लिए कौन सा फॉर्म भरना होता है? इसके लिए आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे फॉर्म 10 ही भरना होता है। 89 के रिलीव करने के लिए इनकम टैक्स पोर्टल पे जाकर आपको फॉर्म 10 ही क्लेम भरना पड़ेगा और 10 ही में जो आपकी एग्जाम्पशन निकल के आएगी 89 की, वो आपको फिर आईटीआर में शो करनी पड़ती है। मतलब इनकम टैक्स आईटीआर का मतलब हो गया इनकम टैक्स रिटर्न में आप शो करोगे कि मेरी 89 के अंडर इतनी रिलीफ है, तो उस अमाउंट से आपका टैक्स कम हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? जो 89 की रिलीफ किसके लिए मिलती है? अरियर ऑफ द सैलरी के लिए मिलती है। सॉरी, अच्छा आपको ये क्वेश्चन दिखा नहीं था, मैं दोबारा इसको पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? अंडर सेक्शन 89 द एम्प्लॉय कैन क्लेम रिलीफ फ्रॉम द टैक्स पेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ, तो वो होगा आपका अरियर ऑफ द सैलरी के केस में आपको उसका 89 की रिलीफ मिल जाएगी। बाकी राम कहानी आपको समझ में आई गई होगी अगर आपने सुना होगा तो ध्यान से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? वाइल कंप्यूटिंग रिलीफ अंडर सेक्शन 89 in respect of the gratuity received after rendering services of more than 5 years but less than 15 years, the amount of the gratuity shall be spread over the past years income। ठीक है, ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि आपको 89 के अंतर्गत रिलीफ मिलेगी। कब मिलेगी? जब आपको ग्रेचुटी रिसीव्ड होती है और ग्रेचुटी आपको मिली है आपकी सर्विस उस कंपनी में या उस एम्प्लॉयर के अंडर में आपकी सर्विस 5 साल से ज्यादा हो गई लेकिन 15 साल से कम है, तो ग्रेचुटी एक्ट कब आपको सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ ग्रेचुटी की। सर ग्रेचुटी क्या होती है? ग्रेचुटी एक ऐसा अमाउंट होता है कि कोई भी कंपनी में अगर आप 5 साल से ज्यादा अगर आप उसमें सर्विस कर लेते हो तो आपको ग्रेचुटी मिलने लग जाती है। उपादान कहते हैं इसको हिंदी में, और एक लमसम अमाउंट मिलता है आपको, तो वो ग्रेचुटी मिलती है। ठीक है, अगर आपकी सर्विस 5 साल से ज्यादा हो जाती है। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि किसी व्यक्ति की ग्रेचुटी, अगर किसी व्यक्ति की सर्विस 5 साल से ज्यादा है और 15 साल से कम है, तो 89 की रिलीफ कैलकुलेट करते समय आपको जो ग्रेचुटी मिली है उसको पिछले सालों में आप पिछले कितने सालों में आप उसको बाइफरकेट करोगे। स्प्रेड ओवर का मतलब हो गया बाइफरकेट करोगे, मतलब कितने पिछले सालों में बाइफरकेट करोगे। तो आपकी अगर मान लो 15 साल से कम की सर्विस है और 5 साल से ज़्यादा की सर्विस है तो उसको 2 साल में बाइफरकेट करोगे, और अगर 15 साल से ज़्यादा की मोर देन 15 ईयर्स की आपकी सर्विस हो गई, मोर देन इक्वल टू 15 ईयर की, तो आप उस जो ग्रेचुटी है उसको 3 सालों में आप बाइफरकेट करोगे फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ रिलीफ अंडर सेक्शन 89। मतलब 89 के अंतर्गत रिलीफ क्लेम करने के लिए आप उसको 3 साल के लिए बाइफरकेट करोगे। अगर आपकी सर्विस 15 साल से ज़्यादा है, 15 साल या 15 साल से ज़्यादा है, अगर 15 साल से कम है और 5 साल से ज़्यादा है तो 2 साल के लिए आप उसको बाइफरकेट करोगे। अगर 5 साल से कम है तो आपको ग्रेचुटी नहीं मिलेगी। जब ग्रेचुटी नहीं मिलेगी तो आपको अरियर को बाइफरकेट करने का पॉइंट ही अराइज नहीं होता है। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। While computing relief under section 89 in respect of the gratuity received after rendering services of more than 15 years, the gratuity shall be spread over past years income। वही क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर वही है। इस केस में कितनी सर्विस हो गई? मोर देन 15 ईयर्स। अगर आपकी सर्विस 15 साल से ज़्यादा हो जाती है तो ग्रेचुटी के केस में आपको जो ग्रेचुटी मिली है उसको पिछले कितने सालों में आप उसको स्प्रेड ओवर करोगे, तो उसको करेंगे हम 3 सालों में, जैसा कि मैंने आपको बताया था। 3 सालों में स्प्रेड ओवर करके आप इसकी 89 की रिलीफ आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। अरियर ऑफ सैलरी रिसीव्ड आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ द एम्प्लॉय इज टैक्सेबल।
आप रिटायरमेंट के बाद आपको कोई सैलरी का बकाया मिलता है तो वो किस हेड में टैक्सेबल होगा, तो वो भी आपका, चाहे आप रिटायर ही क्यों नहीं हो जाओ, तो आपका टैक्सेबल होगा एज सैलरी इनकम। सैलरी इनकम में ही आपका टैक्सेबल माना जाएगा। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 14। मिस्टर सौरभ साहब हैं, वो उन्होंने क्या किया, रिसीव किया बोनस फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर अमाउंटिंग टू 2 लाख। 2 लाख का उसने बोनस रिसीव किया एम्प्लॉयर से। इन दिस केस, इस केस में आउट ऑफ द 2 लाख व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ बोनस चार्ज टू टैक्स अंडर द एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। कोई एम्प्लॉय है, उसको 2 लाख का बोनस मिला और क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि उस 2 लाख में से आप कितनी अमाउंट अदर सोर्स में टैक्सेबल करोगे, कितनी अमाउंट अदर सोर्स में टैक्सेबल होगी। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा, क्योंकि बोनस रिसीव्ड करा हो तो एम्प्लॉयर से अगर आपने रिसीव किया है तो पूरा का पूरा आपका सैलरी इनकम माना जाता है, ना कि अदर सोर्स की इनकम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 15। सर क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, एग्जेम्पशन इन रेस्पेक्ट ऑफ द हाउस रेंट अलाउंस इन केस ऑफ द मेट्रो सिटीज। वर्ड आता है मेट्रो सिटीज कौन कौन सी है। मेट्रो सिटी आपकी हो गई मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, और मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, एक सिटी और है, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई। ये 4 सिटीज़ है, इनको मेट्रो सिटीज़ के नाम से जाना जाता है। चौथी सिटीज़ का मेरा एग्जैक्टली चेन्नई है या कोई और है, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, नाम याद नहीं आ रहा। दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता, ये 3 तो है, और चौथी शायद चेन्नई है। कंफर्म नहीं है चेन्नई के बारे में, तो मैं आपको देख के बता दूंगा। तो उस केस में आपको एचआरए की एग्जेम्पशन कैसे कैलकुलेट करोगे, 50% ऑफ द सैलरी, राइट, एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड और रेंट पेड इन एक्सेस ऑफ द 10% ऑफ द सैलरी। तो ऑप्शन ए है लोअर, ऑप्शन बी है हायर, ऑप्शन सी है एनी, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोअर। मतलब क्या होता है कि एचआरए की कैलकुलेशन कैसे होती है, अगर मेट्रो सिटी में है तो आप उसकी 50% ऑफ द सैलरी लेते हो, और अदर देन मेट्रो सिटीज है, मतलब ये जो 4 सिटीज मैंने नाम बताई थी उसके अलावा कोई और शहर में आपको एचआरए मिल रहा है तो आपको उसका 40% ऑफ द सैलरी लेना है। उस केस में कितना लोगे आप, 40% ऑफ सैलरी, और एक्चुअल एचआरए आपको कितना मिला है, और रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द सैलरी, मतलब जो रेंट पे किया है वो 10% से ज़्यादा होना चाहिए। कितना ज़्यादा है, उन तीनों में जो भी अमाउंट आएगी, इन तीनों में जो भी अमाउंट आएगी, इन तीनों में जो भी अमाउंट आएगी उनमें जो लोअर होगा, जो सबसे कम होगा, वो आपका एचआरए में एग्जेम्प्ट हो जाएगा, वो एचआरए में एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोअर हो जाएगा। ठीक है सर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 16। एग्जेम्पशन इन रेस्पेक्ट ऑफ द हाउस रेंट अलाउंस इन केस ऑफ द नॉन मेट्रो सिटीज इज लोअर ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, नॉन मेट्रो सिटीज है, उस केस में आपको एचआरए की एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी, आपको खालिस्तान की पूर्ति करनी है। तो मैंने आपको बताया था नॉन मेट्रो सिटीज के केस में 40% ऑफ द सैलरी लिया जाता है। और दूसरा क्या बोलता है खालिस्तान, एचआरए एक्चुअली रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय इन रिस्पेक्ट ऑफ द पीरियड ड्यूरिंग द विच रेंटल अकोमोडेशन इज ऑक्यूपाइड बाय द एम्प्लॉय ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। द रेंट, दूसरा ये आ गया, अगर आपको मान लो कोई अकोमोडेशन दिया है तो उसका जो रेंट पे किया है तो वो आपका ऐड माना जाएगा उसमें एचआरए में। ठीक है। और थर्ड होता है रेंट पेड इन एक्सेस ऑफ दैट, मैंने क्या बताया था, 10% ऑफ द सैलरी, और जो सैलरी है उसका 10% ऑफ द सैलरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 40% ऑफ द सैलरी और 10 रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द सैलरी, या इन एक्सेस ऑफ द 10% ऑफ द सैलरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है सर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, बेसिक सैलरी है आपकी 3 लाख रुपए पर एनम, वार्षिक 3 लाख रुपए वार्षिक आपकी बेसिक सैलरी है। डियरनेस अलाउंस आपको मिला है फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सैलरी वाइल कंप्यूटिंग द रिटायरमेंट बेनिफिट इस 2 लाख, मतलब 2 लाख का आपका डीए है, बेसिक आपकी 3 लाख है। एचआरए आपको मिला है 1 लाख रुपए पर एनम, 1 लाख रुपए पर एनम। एनुअल रेंट पेड एट दिल्ली इज 1,20,000 रुपए। टैक्सेबल एचआरए विल भी कितना होगा, तो मैंने आपको बताया था टैक्सेबल, पहले तो एग्जेम्पशन निकालते हैं।
आपको देखो एक्चुअल HRA कितना रिसीव हुआ है, 1,20,000 रुपए, सॉरी 1,20,000 नहीं है, 1,00,000 रुपए आपको HRA मिला है, 1,00,000 रुपए आपको HRA मिला है। तो टैक्सेबल निकालने के लिए इसमें से एग्जेम्प्ट कितना होगा वो हम माइनस कर देते हैं। तो एग्जेम्प्ट के लिए क्या करते हैं, पहला होता है दिल्ली है, सिटी कौन सी है, बेसिक सैलरी HRA पर एनम, बेसिक सैलरी 3,00,000, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सैलरी, रिटायरमेंट बेनिफिट 2,00,000, 8,000 रुपये। तो रेंट पेड एट दिल्ली, मतलब सिटी कौन सी है, दिल्ली है। तो आप कितना सैलरी का कितना लोगे, 50% ऑफ द सैलरी। सर सैलरी का मतलब क्या है, बेसिक प्लस DA प्लस परसेंटेज ऑन कमीशन, जो कमीशन जो आपके टर्नओवर पे जो आपको कमीशन मिलता है वो आपको उसको शामिल करोगे। तो इस केस में कमीशन नहीं है। सैलरी बेसिक और DA कितना हो गया, 5,00,000 हो गया। 5,00,000 का 50% कितना होता है, 5,00,000 का 50% होता है 2,50,000। एक कंडीशन तो ये हो गई। दूसरा क्या होता है, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द सैलरी। रेंट पे कितना किया आपने, 1,20,000 रुपए, और सैलरी का 10% कितना हो जाएगा, सैलरी कितनी है आपकी 5,00,000 का 10% कितना हो जाएगा, 50,000। ये माइनस करते हैं तो आपकी अमाउंट कितनी आ गई, 70,000 रुपए, ठीक है। और थर्ड है 50% ऑफ द सैलरी, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द सैलरी, और एक्चुअल HRA रिसीव्ड। एक्चुअल HRA आपको कितना मिला है, 1,20,000 रुपए। तो इन तीनों में से जो भी कम होगा वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो इन दोनों में से कम कौन सा है, 70,000। तो 70,000 इसमें से एग्जेम्प्ट कर दो तो आपकी टैक्सेबल HRA कितना आ जाएगा, आपका टैक्सेबल HRA आ जाएगा 30,000 रुपए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा D, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 18, द मैक्सिमम एग्जेम्पशन इन रेस्पेक्ट ऑफ द HRA इज। HRA के केस में मैक्सिमम एग्जेम्पशन कितनी होगी। तो मैक्सिमम एग्जेम्पशन आपकी का कोई ऐसा रूल नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, मॉनेटरी लिमिट तो है नहीं, उसकी 3 कंडीशन है, उनमें से तीनों में से जो भी कम होगा वो आपका मैक्सिमम एग्जेम्पशन मिलता है। तो 2,000 रुपये पर मंथ ये भी इसका गलत आंसर है, 5,000 रुपये पर मंथ भी गलत आंसर है, 15,000 रुपये पर मंथ भी गलत आंसर है। इसका राइट आंसर होगा नन ऑफ द अबोव। सर नन ऑफ द अबोव क्यों होगा, क्योंकि इसका कोई कंडीशन ही नहीं है, 3 कंडीशन है, अगर 3 कंडीशन में जो भी कम होगा तो वो होता है, कोई मॉनेटरी फिक्स लिमिट नहीं है कि आपका इतना HRA एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 19, मिस्टर मोहित इज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय। मिस्टर मोहित कौन है, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। ही इज इन रिसिप्ट ऑफ द ट्रांसपोर्ट अलाउंस, उसको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है 1,600 रुपये पर मंथ, ठीक है। व्हाट विल बी द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ द ट्रांसपोर्ट अलाउंस इन द हैंड्स ऑफ द मिस्टर मोहित। तो सर ट्रांसपोर्ट अलाउंस की बात करें तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस का नियम ये है, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे प्राइवेट एम्प्लॉय हो, अगर उसको ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय अगर नॉर्मल व्यक्ति है तो उसको 1,600 रुपये पर मंथ एग्जेम्प्ट होता है, और अगर हैंडीकैप्ड है तो उसको 3,200 रुपये पर मंथ एग्जेम्प्ट होता है। 3,200 रुपये पर मंथ होता है किस केस में, हैंडीकैप्ड के केस में, हैंडीकैप्ड के केस में। और ट्रांसपोर्ट अलाउंस, देखो अलाउंस दो होते हैं, एक तो होता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस का क्या होता है कि आपको अपने घर से ऑफिस आने के लिए जो अलाउंस दिया जाता है वो ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है। एक होता है ट्रेवलिंग अलाउंस, ट्रेवलिंग अलाउंस, या इसी को कहते हैं कंसेशन अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस। ये क्या होता है कि ये जो अलाउंस होता है ये आपको ऑफिस कार्य के लिए, आपके ऑफिस कार्य के लिए कहीं दूसरी जगह जाना, ऑफिस कार्य के लिए जो यात्रा भत्ता दिया जाता है वो क्या कहलाता है, ट्रेवलिंग अलाउंस, वो होता है कन्वेंस अलाउंस। इस केस में 1,600 और 3,200 नहीं है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस मतलब आपके घर से ऑफिस आने के लिए जो आपको खर्चा दिया जाता है उसकी लिमिट है 1,600 रुपये अगर आप नॉर्मल व्यक्ति हो, और अगर हैंडीकैप्ड हो तो 3,200 रुपये पर मंथ आपको इसका एग्जेम्पशन मिलती है। तो इस ये कौन सा है, मिस्टर मोहित हैंडीकैप्ड नहीं है और गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो इसको 1,600 रुपये पर मंथ क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, 1600 रुपये पर मंथ विल बी एग्जाम्प्ट फ्रॉम द टैक्स। पर फिर भी आपको पूरे क्वेश्चन पढ़ना है, आपको उसमें ये भी दे सकता है नन, मतलब एन कुछ और ऑप्शन भी दे सकता है, जो कि फिर नीचे दिया होता है बोथ ऑफ दी अबू, बोथ ए एंड बी। तो आपको सारे ऑप्शन देखना है, सिर्फ 1600 देख के आपको टिक नहीं करना। तो इस केस में पूरा कॉन्फिडेंस है कि 1600 ही है। बी ऑप्शन क्या कहता है? 1000 रुपये पर मंथ, तो ये तो नहीं हो सकता। 800 रुपये पर मंथ विल बी चार्जेबल टू टैक्स, नहीं हो सकता। 1600 रुपये पर मंथ विल बी चार्ज टू टैक्स, इसका भी राइट आंसर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। मिस्टर मोहित एक प्राइवेट सेक्टर का एम्प्लॉय है। ही इज रिसिप्ट ऑफ द ट्रांसपोर्ट अलाउंस ऑफ द 1600 रुपये पर मंथ। व्हाट विल बी द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ द ट्रांसपोर्ट अलाउंस? तो इस केस में भी मैंने क्या बोला, गवर्नमेंट और प्राइवेट में कोई अंतर नहीं है, वही भी 1600 रुपये इसके लिए एग्जाम्प्ट हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 21। मिस्टर राहुल इज ए ब्लाइंड पर्सन। मिस्टर राहुल एक अंधा व्यक्ति है, आंखों से देख नहीं सकता, नेत्रहीन है। अंधा व्यक्ति नहीं बोलना चाहिए वरना बुरा मान जाएगा। एक नेत्रहीन पर्सन है, एम्प्लॉयड इन द क्रोमा प्राइवेट लिमिटेड। क्रोमा प्राइवेट लिमिटेड में वो कार्य करता है, अंधा व्यक्ति है और क्रोमा प्राइवेट लिमिटेड में कार्य करता है। ही इज इन रिसिप्ट ऑफ द ट्रांसपोर्ट अलाउंस ऑफ द 3500 रुपये पर मंथ, और उसको ट्रांसपोर्ट अलाउंस 3500 रुपये पर मंथ मिलते हैं। व्हाट विल बी द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ द ट्रांसपोर्ट अलाउंस? जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो उसको मिल रहा है उसका क्या टैक्स ट्रीटमेंट होगा, राहुल के हाथों में उसका क्या टैक्स ट्रीटमेंट होगा? तो उसको आपको राइट आंसर बताना है। ऑप्शन ए क्या कहता है? 1600 रुपये पर मंथ विल बी एग्जाम्प्ट फ्रॉम द टैक्स। ऑप्शन बी कहता है रुपीज 3200 रुपये पर मंथ विल बी एग्जाम्प्ट फ्रॉम द टैक्स। ऑप्शन सी क्या कहता है? 800 रुपये पर मंथ विल बी एग्जाम्प्ट फ्रॉम द टैक्स। और ऑप्शन डी क्या कहता है? 3200 रुपये पर मंथ विल बी टैक्सेबल। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर हैंडीकैप्ड के केस में जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है वो बढ़ के हो जाता है तो 3200 रुपये। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन इज बी, 3200 रुपये पर मंथ विल बी एग्जाम्प्ट फ्रॉम द टैक्स। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 22। मिस सोनम है जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसकी सैलरी 4 लाख रुपए पर एनम है, वार्षिक सैलरी उसकी 4 लाख रुपए है। गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है हर विद ए रेंट फ्री अकोमोडेशन, उसको रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइड कराया है इन द अहमदाबाद। द फेयर रेंट ऑफ द अकोमोडेशन इज 96,000। और जो उसने अकोमोडेशन मतलब आवासीय सुविधा जो सुविधा प्रोवाइड कराई है उसका जो फेयर वैल्यू है, फेयर वैल्यू वो है 96,000 रुपये। और लाइसेंस फीस ऑफ द अकोमोडेशन, और जो उसको आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई उसकी लाइसेंस फीस है आपकी 36,000 रुपये। इन दिस केस व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द परक्यूशिट? इस केस में जो परक्यूशिट की वैल्यू है वो क्या होगी इन द हैंड्स ऑफ द मिस सोनम? तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और उसको रेंट फ्री अकोमोडेशन दे रखी है आपने, गवर्नमेंट ने, मतलब गवर्नमेंट ने उसको रेंट फ्री अकोमोडेशन दे रखी है, तो उस केस में उस रेंट फ्री अकोमोडेशन की जो वैल्यू होती है, उस परक्यूशिट की जो वैल्यू होती है वो उसकी गवर्नमेंट के द्वारा लाइसेंस फीस डिसाइड की जाती है, और वो जो लाइसेंस फीस होती है वही उसकी परक्यूशिट की वैल्यू हो जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट, लाइसेंस फीस कितनी है? 36,000 रुपये, तो परक्यूशिट की वैल्यू भी 36,000 ही हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। बहुत से लड़के इसको 96,000 करके आ जाएंगे फेयर वैल्यू ऑफ द रेंट, जो कि सरासर गलत है, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। लाइसेंस फीस ही उसकी जो परक्यूशिट की है वो वैल्यू निकल के आती है। सर ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 23। 23 क्या कहता है? इन केस ऑफ द नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में वैल्यू ऑफ द परक्यूशिट इन रेस्पेक्ट ऑफ द रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन। अगर कोई मान लो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, मतलब जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, प्राइवेट सेक्टर का एम्प्लॉय है, द वैल्यू ऑफ द परक्यूशिट इन रेस्पेक्ट ऑफ द रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन, जो उसको रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन दिया है टू द एम्प्लॉय उस एम्प्लॉय को क्या है? असुसज्जित घर दिया है। द अकोमोडेशन टेकन ऑन द लीज बाय द एम्प्लॉयर, और एम्प्लॉयर के द्वारा उस अकोमोडेशन को लीज पे लिया है। सेल बी इफ द अकोमोडेशन इज लोकेटेड इन द सिटी वेयर द पॉपुलेशन इज बिलो 10 लाख। 7.5% ऑफ द सैलरी का 7.5%, और एक्चुअल रेंट विच एवर इज लोअर, 10% ऑफ द सैलरी और एक्चुअल रेंट विच एवर इज लोअर,
ऑप्शन सी क्या कहता है 15% ऑफ द सैलरी और एक्चुअल रेंट विच एवर इज लोअर, और ऑप्शन डी क्या कहता है नन ऑफ दी अबव। तो इसका रूल ये है कि आपकी अगर मान लो जिस सिटी में आप रह रहे हो और उस वहाँ पे आपको गवर्नमेंट ने या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने आपको अगर मान लो रेंट फ्री एकोमोडेशन दिया है और वहाँ की सिटी की जनसंख्या 25 लाख है, 25 लाख है, तो आपको जो सैलरी का कितना परसेंट लेगा, आपको मिलेगा सैलरी का 15% आपको एग्जेम्प्ट होगा। और जो आपसे जो एम्प्लॉयर ने उस रेंट फ्री एकोमोडेशन को अगर लीज पे लिया तो लीज का जो रेंट पे होगा, लीज रेंट, दोनों में से जो भी कम होगा उसको लिया जाएगा। अगर मान लो वहाँ की जनसंख्या 25 लाख से कम है, अगर सपोज करो वहाँ की जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा है और लेस देन इक्वल, अच्छा 25 लाख या 25 लाख से ज़्यादा है तो 15% ऑफ द सैलरी हो जाता है, और लेस देन 25 लाख है वहाँ की जनसंख्या, लेकिन मोर देन इक्वल टू 10 लाख है तो आपको 10% ऑफ द सैलरी आपको एग्जेम्प्ट होगी। नहीं, 10% ऑफ द सैलरी आपकी वो जो टैक्सेबल की परक्यूशिट है उसकी वैल्यू मानी जाएगी। अगर आप वहाँ की पॉपुलेशन लेस देन 10 लाख है तो उस केस में 7.5% ऑफ द सैलरी आपकी परक्यूशिट वैल्यू मानी जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 लाख से कम है तो 7.5% ऑफ द सैलरी और एक्चुअल रेंट विच एवर इज लोअर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, इन केस ऑफ द नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में द वैल्यू ऑफ द परक्यूशिट इन रेस्पेक्ट ऑफ द रेंट फ्री अनफर्निश्ड, कोई नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को रेंट फ्री फर्निश्ड मतलब सुसज्जित घर, फर्निश्ड का मतलब हो गया उसमें फर्नीचर भी लगा हुआ है, अकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर के द्वारा उसको सुसज्जित घर प्रोवाइड किया हुआ है, दिया गया है, will be the value of the unfurnished accommodation plus 10% of the furniture owned by the employer। ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसको एक फर्निश्ड आपने एकोमोडेशन दिया, एक घर दिया है, उसको जो कहते हैं ना कि सुसज्जित एकदम फर्निश्ड घर दिया है, उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू होगी एक तो जो वैल्यू ऑफ द अनफर्निश्ड एकोमोडेशन 7.5%, 10% और 15% उसके हिसाब से जो होगी, प्लस जो उसमें फर्नीचर लगा हुआ है उसका कितना परसेंट लेगा, 10% लेगा। वो फर्नीचर 10% किस पे लगेगा, तो वो लगता है इसका राइट आंसर हो गया कॉस्ट का। कॉस्ट का आपको 10% लेना है, ना कि WDV का लेना, ना कि बुक वैल्यू का लेना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, कॉस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द परक्यूशिट इन रेस्पेक्ट ऑफ द फ्री एजुकेशन फैसिलिटीज, कोई फ्री एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू द चिल्ड्रन ऑफ द एम्प्लॉय इफ द एजुकेशन फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड इन द स्कूल ऑफ द एम्प्लॉयर। ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि कोई एम्प्लॉयर है और उस एम्प्लॉयर की खुद की स्कूल है और उसके स्कूल में उसके जो एम्प्लॉय है मतलब उसका कर्मचारी, उसका बच्चा उसको पढ़ाता है, तो उस केस में उसकी वैल्यू ऑफ द परक्यूशिट क्या होगी, तो अनुलाभ की उसकी वैल्यू क्या होगी, टैक्सेबल अनुलाभ की वैल्यू क्या होगी। तो ऑप्शन ए है 1000, ऑप्शन बी है कॉस्ट ऑफ द सच एजुकेशन इन द सिमिलर स्कूल, और ऑप्शन सी है कॉस्ट ऑफ द सच एजुकेशन इन द सिमिलर स्कूल लेस 1000 और नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कॉस्ट ऑफ द सच एजुकेशन इन द सिमिलर स्कूल। सर इसका नियम क्या है, नियम यह है कि अगर खुद एम्प्लॉयर की अगर स्कूल है तो उस केस में उसी एरिया में सिमिलर स्कूल है, उसके जैसी स्कूल है, उसकी फीस क्या है, वो उसकी फीस उसको काउंट कर ली जाएगी। अगर उसकी फीस 1000 या 1000 से कम है तो उस केस में उस परक्यूशिट को शामिल नहीं किया जाएगा। अगर उस सिमिलर स्कूल की फीस 1000 से ज़्यादा है तो पूरी की पूरी अमाउंट आपकी परक्यूशिट में जोड़ी जाएगी। इसलिए ऑप्शन सी इसलिए नहीं हो सकता, लेस 1000 किया हुआ है, लेस 1000 नहीं है। अगर मान लो 1000 से ज़्यादा है तो पूरी की पूरी वो टैक्सेबल हो जाती है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही।
मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए आप भी पानी पी लीजिए, मैं भी थोड़ा पानी पी के आता हूँ। ओके, थैंक यू। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, द वैल्यू ऑफ द परक्यूशिट टू द एम्प्लॉय रिजल्टिंग फ्रॉम यूज ऑफ एनी मूवेबल asset electronic item belonging to the employer shall be determined at खालिस्तान percentage per annum of the cost of the such asset out to the employer। मतलब ये कहना चाह रहा है कि मान लो कोई एम्प्लॉयर है, उसने मूवेबल असेट किसको दी, अपने एम्प्लॉय को दी। उस केस में वैल्यू ऑफ परक्यूशिट क्या होगी, वैल्यू ऑफ परक्यूशिट उसके कॉस्ट का कितना परसेंट होगी, तो इसका राइट आंसर होगा 10% होगी। अगर उसने लैपटॉप या कंप्यूटर दिया है, लैपटॉप या कंप्यूटर दिया है, तो अगर यूज के लिए दिया है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। अगर यूज के लिए दिया है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। अगर कंप्यूटर और लैपटॉप के अलावा कोई अदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम दिया है तो 10% ऑफ द पर एनम उसकी परक्यूशिट की वैल्यू मानी जाएगी। ठीक है सर। अगर मान लो लैपटॉप या कंप्यूटर अगर उसको ट्रांसफर कर दिया है तो ट्रांसफर करने पे उसकी वैल्यू क्या मानी जाएगी, WDV। जब से उसने खरीदा है तब से लेके जिस दिन तक ट्रांसफर किया है उस दिन तक का 50% के हिसाब से उसका डेप्रिसिएशन लेस करके उसकी WDV निकाली जाएगी। और ये जो डेप्रिसिएशन निकाला जाएगा कंप्लीटेड ईयर का निकाला जाएगा, पार्ट ऑफ द मंथ को छोड़ दिया जाएगा। ठीक है सर। और उस दिन जिस ईयर में ये ट्रांसफर कर रहे हैं उस दिन की WDV उसकी परक्यूशिट वैल्यू मानी जाएगी। तो ये तो बात हो गई 50% किस केस में हो गई, 50% किस केस में हो गई आपकी WDV के हिसाब से आपकी 50% हो गई कंप्यूटर और लैपटॉप के केस में। अगर मान लो आपका अदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, तो उसकी 20% के हिसाब से WDV डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर देंगे और उसका जो WDV आएगा वो इसकी परक्यूशिट मानी जाएगी। और एनी अदर के केस में आपका 10% SLM मेथड से लगाना है, ध्यान रखना। एनी अदर केस में SLM मेथड और कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे 20%, सॉरी कार के केस में 20% लगेगा, कार के केस में 20% WDV के हिसाब से लगेगा। और अदर आइटम हो गए, इलेक्ट्रॉनिक आइटम या कोई भी आइटम हो गया, वहाँ आपको 10% के हिसाब से आपको SLM मेथड के हिसाब से आपको डेप्रिसिएशन निकाल के जो वैल्यू आती है, जो WDV आती है रिटर्न डाउन वैल्यू, वो आपकी परक्यूशिट मानी जाएगी। ठीक है, आ रही बात समझ में। आगे एक क्वेश्चन भी आएगा, उसमें भी हम आराम से इसको अच्छे से कवर कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, 1 मार्च 2019 को मिस्टर अमित ने परचेज किया किया टेलीविजन। तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो गया। फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर, उसके एम्प्लॉयर से खरीदा था जो कि 8000 का था। कितने में खरीदा, 8000 में खरीदा। द टेलीविजन वाज परचेज बाय हिज एम्प्लॉयर ऑन 2/7/18। सॉरी, जो एम्प्लॉयर है उसने 2 जुलाई 2018 को इस कंप्यूटर को खरीदा था कितने में, 24,000 में। आइडेंटिफाई द करेक्ट वैल्यू ऑफ द परक्यूशिट विच शैल बी टैक्स्ड इन द हैंड्स ऑफ द मिस्टर अमित। अब 2 जुलाई 18 को इसने खरीदा है, तो 2 जुलाई से 1 साल तक इसका, अब मैंने बताया था इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे आप 10% SLM मेथड के हिसाब से आप उसमें लेस कर दोगे। ठीक है सर, 10% SLM के हिसाब से हम लेस कर देंगे। तो वो कितने साल के लिए करोगे, जब आपकी, अच्छा इन्होंने खरीदा कब, 2 जुलाई 18 को। 18 से 1 साल कब कंप्लीट होगा, 2 जुलाई 2019 को। पर इन्होंने कब बेचा उसको, इससे पहले ही बेच दिया। जब इससे पहले ही बेच दिया तो आपकी वैल्यू ऑफ परक्यूशिट, आपका जो डेप्रिसिएशन है वो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आपने उसको बेचा कब, 1 साल कंप्लीट होने से पहले ही बेच दिया। तो पूरी की पूरी वैल्यू आपकी मानी जाएगी, वैल्यू ऑफ द परक्यूशिट। तो 24,000 का आपका ये क्या था, टीवी था, इसमें से आपने एम्प्लॉय से 8,000 रुपये ले लिए। तो वैल्यू ऑफ परक्यूशिट कितने निकल के आई, नेट वैल्यू ऑफ परक्यूशिट 16,000 रुपये। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, अगर 1 साल से कम में ही अगर ट्रांसफर कर दिया तो उस साल का डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, पूरा 1 ईयर कंप्लीट होना जरूरी है। और डेप्रिसिएशन इस केस में लगेगा SLM मेथड से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 28।
1 मार्च 2019 को मिस्टर सोनम ने क्या किया, ओल्ड कंप्यूटर परचेज किया, ओल्ड सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम परचेज किया। किससे परचेज किया, उसके एम्प्लॉयड से। कितने में परचेज किया, 11,000 में। द कंप्यूटर वाज परचेज्ड बाय हिज एम्प्लॉयर ऑन 20 जुलाई 2015, और 20 जुलाई 2015 को उसके एम्प्लॉयर ने उसको 40,000 में खरीदा था। What will be the WDV of the computer, मतलब पूछा क्या है आपको, WDV of the computer for the purpose of the computation of the value of the per sheet। वैल्यू ऑफ per sheet के लिए उसने WDV पूछा है, ना कि per sheet की वैल्यू पूछा है। आपको उसके लिए per sheet कैलकुलेट करने के लिए आपको रिटर्न डाउन वैल्यू बतानी है, अपलिखित मूल्य। तो भाई साहब आपने कब खरीदा, 40,000 आपने खरीदा है 20 जुलाई 2015 को उसके एम्प्लॉयर ने खरीदा। कितने में खरीदा, 40,000 में। ठीक है, तो इसको कितने साल हो गए, 20 जुलाई 15 से 20 जुलाई 16 1 साल, 20 जुलाई 17 2 साल, 20 जुलाई 18 3 साल, और 20 जुलाई 19, तो जुलाई 19 से पहले ही बेच दिया। तो इसका कितने साल का डेप्रिसिएशन लगेगा, 1 2 3, 3 साल का डेप्रिसिएशन लग जाएगा। ठीक है, 3 साल का डेप्रिसिएशन लगाते हैं किस परसेंट के हिसाब से, कंप्यूटर के केस में लगता है आपका 50% के हिसाब से। तो पहले केस में आपको लग जाएगा 50% कितना हो गया, 20,000। तो इसकी WDV निकल के कितनी आ गई, 20,000 रुपये। फिर इसकी WDV आप लेस करोगे 50%, तो 10,000। ठीक है, फिर इसकी WDV निकल के आएगी आपका 50% के हिसाब से 5,000। ठीक है, तो 5,000 अगर WDV निकल के आएगी तो 50% के हिसाब से आपका कितना राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, दोबारा समझा देता हूँ। पहले साल में 40,000 का 50% डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद 40,000 का 50% अगर 20,000 आता है, तो 20,000 लेस करने के बाद पहले साल की WDV कितनी हो जाएगी, 20,000 रुपये। फिर इसका 50% आपको लेस करना है, तो इसका 50% कितना हो जाएगा, 10,000 रुपये। तो 10 दूसरे साल की WDV कितनी हो जाएगी, 10,000 रुपये। फिर इसका 50% आपको लेस करना है, तो तीसरे साल की WDV 5,000 लेस करने के बाद कितनी आ जाएगी, 5,000 रुपये इसकी WDV आ जाएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द एग्जाम्पशन इन रेस्पेक्ट ऑफ द लीव एनकेसमेंट एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज। कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो उस केस में उन्होंने लीव एनकेस करवाया, मतलब जो उसकी छुट्टियां था उसका उसने नगदीकरण करवाया, तो उस केस में उसको कितना एग्जाम्पशन मिलेगी। तो मैक्सिमम एग्जाम्पशन लीव एनकेसमेंट की मिलती है 3 लाख रुपए। चाहे गवर्नमेंट हो चाहे नॉन गवर्नमेंट हो, तो आपको 3 लाख रुपए तक की जो आपकी लीव है वो इतना एनकेस आप करवा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 30। एग्जाम्पशन इन रेस्पेक्ट ऑफ द लीव एनकेसमेंट एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट ऑफ द नॉन गवर्नमेंट, मतलब अदर देन गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट हो या नहीं हो, तो आपको मैक्सिमम 3 लाख की मिलती है। विल बी लोअर ऑफ द फॉलोइंग, तीनों में से जो भी कम होगा वो मिलेगी। कैश इक्विवेलेंट, तो अर्न लीव, उसने कितनी लीव अर्न की है उसके द्वारा उसका कितना, उसके कितना नगद के बराबर, जितनी उसने छुट्टियां कमाई है उसका जो अगर नगद कराए तो उसका अर्न लीव, 10 महीने की एवरेज सैलरी, या 3 लाख, या लीव एनकेस्ड एक्चुअली रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट। इन तीनों में से जो भी कम होगा वो मिलेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द अबव प्रोविजन इज द करेक्ट। तो ये अबव प्रोविजन करेक्ट है, मतलब सही है, पार्टली करेक्ट इनकरेक्ट कुछ नहीं है, पूरा पूरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 31। मिस्टर अजय इज ए पार्टनर इन द अजय एंड कंपनी। अजय एंड कंपनी में मिस्टर अजय इज पार्टनर, अजय क्या है, पार्टनर है। ही इज वर्किंग पार्टनर, और वर्किंग पार्टनर है एज पर द टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड के हिसाब से ही पेड ए फिक्स्ड मंथली सैलरी ऑफ द 30,000 रुपये। उसको 30,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से सैलरी उसको मिलती है। इन दिस केस सच सैलरी शैल बी चार्ज टू टैक्स अंडर द हेड। और इस केस में ऐसी सैलरी कौन से हेड में टैक्सेबल होगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा PGBP। इस केस में सैलरी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि पार्टनरशिप और
पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर और फर्म के बीच में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं होता, उसमें बिजनेस और बिजनेसमैन का रिलेशनशिप होता है, इसलिए ये आपकी पीजीबीपी में टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 32। मिस्टर राम साहब है। मिस्टर राम साहब इज ए पार्टनर इन द अयोध्या एंड कंपनी। अयोध्या एंड कंपनी में वो पार्टनर है। अपार्ट फ्रॉम बीइंग ए पार्टनर होने के अलावा ही इज ए पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट विद द सिग्मा लिमिटेड। कोई सिग्मा लिमिटेड है, उससे ये क्या है, पार्ट टाइम उसमें कार्य करता है, जॉब करता है, वहां पे एम्प्लॉय की तरह कार्य करता है। इन दिस केस रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय हिम फ्रॉम द सिग्मा लिमिटेड। सिग्मा लिमिटेड में कैसे काम करता है, एज ए एम्प्लॉयमेंट, मतलब एम्प्लॉय के रूप में, तो सेल बी चार्ज टू द टैक्स अंडर दिस हेड। तो इस केस में कौन से हेड में टैक्स, जो उसको सैलरी मिल रही है सिग्मा लिमिटेड, वो कौन से हेड में टैक्सेबल होगा, रेम्यूनरेशन पारिश्रमिक जो मिल रहा है वो सैलरी हेड में उसको टैक्सेबल होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 33 नंबर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 33। मिस्टर आमिर इज एन इंडियन सिटीजन। मिस्टर आमिर कौन सा है, एक भारतीय नागरिक है। डेप्यूटेटेड एज ए ब्रांच हेड, वो ब्रांच हेड के रूप में डेप्यूटेटेड है ऑफ द इन्फोसिस लिमिटेड इन यूके। कोई यूके में ऑफिस है, उसके इन्फोसिस लिमिटेड का वहां का ब्रांच हेड में डेप्यूटेड है। एट ए मंथली सैलरी ऑफ द $1,00,000, उसको $1,00,000 की मंथली सैलरी मिलती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा ही इज एंजॉइंग द परक्यूशिट, उसको एक परक्यूशिट भी मिल रहा है, अनुलाभ भी मिल रहा है वर्थ $30,000 का। $30,000 का वहां उसको परक्यूशिट मिल रही है। फॉर द ईयर अंडर कंसिडरेशन ही वॉज नॉन रेजिडेंट इन इंडिया, और फॉर द प्रीवियस ईयर, और गत वर्ष में वह कौन था, नॉन रेजिडेंट इंडियन था। ठीक है, मतलब नॉन रेजिडेंट था। इन दिस केस व्हाट विल बी टैक्सेबल सैलरी इन द अज्यूमिंग दैट सैलरी वाज पेड टू मिस्टर अमीर इन द यूके। और आपको अज्यूम करना है कि जो मिस्टर अमीर है उसको यूके में ही सैलरी मिली है, और यूके में ही वो पोस्टेड है, और यूके में ही उसको परक्यूशिट मिली है। तो सारा आउटसाइड हो गया, और वो नॉन रेजिडेंट है। मैंने आपको बताया था रेजिडेंट वाले प्रोविजन में, स्कोप ऑफ द टोटल इनकम में, अगर कोई व्यक्ति नॉन रेजिडेंट है उस केस में अगर सारी इनकम उसकी आउटसाइड इंडिया से है तो वो नॉन टैक्सेबल होती है। तो इस केस में उसकी टैक्सेबल इनकम इंडिया में कितनी होगी, नील हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहना चाहता है, मिस्टर मोहसिन एक कौन है, सीईओ है ऑफ असम टी लिमिटेड। असम टी लिमिटेड का सीईओ है, उसकी मंथली सैलरी है $1,00,000। ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर ही सरेंडर्ड द सैलरी ऑफ द 1 मंथ, और उस साल के दौरान उसने 1 महीने की सैलरी सरेंडर कर दी, त्याग कर दी। भाई मैं 1 महीने की सैलरी नहीं ले रहा आपसे एम्प्लॉयड साहब, मैं $1,00,000 की सैलरी आपसे नहीं ले रहा, मैं आपसे खुश हुआ हूँ। इन दिस केस व्हाट विल बी हिज ग्रोस सैलरी, इस केस में उसकी ग्रोस सैलरी क्या मानी जाएगी। तो मैंने आपको बताया था चाहे आप सैलरी फॉरगन करो ना करो, इनकम टैक्स के लिए आपको कोई छूट नहीं दी जाएगी, कोई रियायत नहीं दी जाएगी। इस केस में उसकी पर मंथ की सैलरी कितनी, $1,00,000, और तो 12 मंथ की सैलरी कितनी हो जाएगी, $12,00,000। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 35। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिजिबल फॉर रिलीफ अंडर सेक्शन 89। तो 89 के अंतर्गत किस की रिलीफ नहीं मिलेगी। ऑप्शन ए क्या कहता है, कंपनसेशन रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय एट ए टाइम ऑफ द वीआरएस। आप वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम के अंतर्गत आपने कोई कंपनसेशन क्षतिपूर्ति मिली है, उसका आपको कंपनसेशन मिला है तो इसकी भी मिलती है साहब। ग्रेचुटी का पेमेंट है, इसकी भी मिलती है। एरियर ऑफ द सैलरी, इसकी भी मिलती है। बोनस का अगर आपको पेमेंट हुआ तो इसकी रिलीफ अंडर सेक्शन 89 नहीं मिलती। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो नेगेटिव वाले क्वेश्चन है, मतलब नोट वाले वर्ड, उन क्वेश्चन को ध्यान में पढ़ना है कि नोट दिया है या सिंपली पूछा है। अगर अवेलेबल पूछता तो इसमें तीनों ऑप्शन राइट हो जाते हैं। ठीक है, इसमें नोट वर्ड दिया है तो ऐसे क्वेश्चनों को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, शांत दिमाग से पढ़ना है कि पूछा क्या है, कि जो एप्लीकेबल नहीं होता वो पूछा है या जो एप्लीकेबल होता है वो पूछा है। तो ये चीजें ध्यान रखने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 36। द अपर लिमिट ऑफ द रिलीफ अंडर सेक्शन 89 इज। 89 के अंतर्गत अपर लिमिट है, तो अपर लिमिट कोई लिमिट नहीं है, उसके कुछ नियम है। उस नियम के अनुसार
हर केस में उसकी आपकी जो रिलीफ है वो अलग अलग होती है। तो नन ऑफ दी अबू इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके लिए कोई 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख की लिमिट नहीं है, 80 सेकंड के अंतर्गत जो रिलीफ है उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है, मिस्टर भगत को बकाया सैलरी मिली है 17-18 के लिए इन द ईयर 18-19। 17-18 की बकाया सैलरी इसको मिली है 18-19 में। ये प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डिटेल, वह निम्नलिखित सूचना प्रोवाइड कराता है, उपलब्ध करवाता है। टैक्स ऑन द इनकम ऑफ द ईयर 18-19 इंक्लूडिंग अरियर ऑफ द सैलरी। अरियर ऑफ द सैलरी को जोड़ के उसकी जो टैक्स बनता है, टैक्स लायबिलिटी बनती है, वो 85,000 रुपये बनती है। 18-19 की बात करें, 2018-19, ठीक है। द टैक्स ऑन इनकम ऑफ द 18-19 एक्सक्लूडिंग अरियर ऑफ द सैलरी 65,000। अगर उसका अरियर उसमें से लेस कर दे तो 18-19 की जो टैक्स बनता है वो उनका 65,000 रुपये बनता है। टैक्स ऑन इनकम ऑफ द ईयर 17-18 इंक्लूडिंग अरियर ऑफ द सैलरी, अगर उसकी पिछले 17-18 साल की बात करें, अगर उसमें जो अरियर मिला है उस साल का अरियर उसमें जोड़ दें तो उसका जो टैक्स बनता है वो 64,000 बनता है। 2017-18 की बात करूं तो वो 64,000 रुपये बनता था। अगर द टैक्स ऑफ द इनकम ऑफ द ईयर 17-18 एक्सक्लूडिंग अरियर ऑफ द सैलरी, 17-18 की बिना अरियर के साथ उसकी जो उसकी सैलरी थी उस पर टैक्स कितना बनता है, उस पर टैक्स बनता है उसका 44,000 रुपये। तो आपको करना क्या है, आपको निकालना है रिलीफ अंडर सेक्शन 89(1) ऑफ द एक्ट अंडर एक्ट दैट मिस्टर भगत कैन क्लेम फॉर द ईयर 18-19। 18-19 के लिए आपको सेक्शन 89 की रिलीफ निकालनी। तो 89 के रिलीफ निकालने से पहले मैं इसका नियम बता देता हूँ कि आपको जो मैक्सिमम रिलीफ मिलती है, जिस सेल में आपको अरियर मिला है, तो विद अरियर आपका टैक्स कितना था, विद अरियर आपका टैक्स कितना था, 85,000 रुपये। इस केस की बात कर रहा हूँ, 85,000 रुपये। और जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको मिल सकती है वो मैं बता रहा हूँ। पिछले जिस साल में आपको अरियर मिला है उसका अरियर को जोड़ के आपका टैक्स कितना बनता है वो उसमें से आपको लेस कर देना है। क्या, विदाउट अरियर आपको सैलरी जो मिली है उस पर कितना टैक्स है वो। तो 18-19 में अगर आप अरियर घटा के जो सैलरी मिली है उस पर टैक्स निकालते हो तो ये जो डिफरेंस आता है वो 20,000 है। साहब आपको मैक्सिमम जो रिलीफ मिल सकती है वो 20,000 मिल सकती है, इसमें से भी कुछ लेस होगा। वो क्या लेस होता है कि आप जो अरियर मिला है उसको बाइफिकेट करोगे पिछले के सालों में, और उस पिछले साल में अगर आप उसको बाइफिकेट करोगे पिछले साल में, तो उस पिछले साल में विद अरियर आपको कितना टैक्स लगा और विदाउट अरियर कितना टैक्स लगा, उन दोनों का जो डिफरेंस आएगा उसको आपको माइनस कर देना इस 20,000 में से जो मैक्सिमम आपको छूट मिल सकती है। तो इस केस में 17-18 की बात करें तो विद अरियर आपका टैक्स बनता है 64,000 और विदाउट अरियर आपका टैक्स फिर बनता है 44,000। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो आता है 20,000। तो ये 20,000 किस में से लेस करना आपको, इस 20,000 में से, मैक्सिमम रिलीफ में से। तो 20,000 में से आपके 20,000 गए तो आपको कितने की रिलीफ मिली, नील बटा सन्नाटा। तो नील बटा सन्नाटा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, एक सेकेंड, मेरे ख्याल से आपका जो स्क्रीन थी वो नहीं आ रही होगी, मैं दोबारा बता देता हूं आपको। ठीक है, जो मैक्सिमम आपको डिडक्शन मिलता है, मैक्सिमम आपको डिडक्शन मिलता है वो मिलता है अंडर सेक्शन, जो रिलीफ मिलती है, सॉरी, जो रिलीफ मिलती है 89 के अंतर्गत वो मैक्सिमम मिलती है जिस साल में आपको अरियर मिला। कौन से साल में मिला, इस केस में 18-19 में आपको अरियर कितना मिला, अरियर जोड़ के आपको कितना टैक्स लगता है, 85,000 रुपये। और उसी साल में विदाउट अरियर आपका टैक्स कितना बनता है, 65,000 रुपये। तो मैक्सिमम आपको जो छूट मिलेगी 89 की रिलीफ की वो 20,000 रुपये की मिलेगी इस केस में। लेकिन ये अमाउंट कम होगी किससे, पिछले सालों की जो इनकम है उसकी विद अरियर आपका टैक्स कितना है उसमें से माइनस करेंगे, विदाउट अरियर आपका टैक्स कितना बनता है, उन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो इसमें से माइनस कर देंगे। तो इस केस में अगर जो पिछले 17-18 की बात करूं तो 17-18 की
विद अरियर आपको 64,000 रुपये मिल रहा है और विदाउट अरियर आपका टैक्स 44,000 रुपये में बन रहा है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस निकल के आता है वो 20,000 निकल के आता है। तो ये जो 20,000 है इस 20,000 में से लेस कर देंगे तो आपके पास जो रिलीफ बन के आती है वो जीरो हो जाती है। तो इस केस में रिलीफ कितनी मिलेगी, तो जीरो हो जाएगी, नील बटा सन्नाटा। तो इसका डी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है, मिस्टर निरूपेश है इज इन रिसिप्ट ऑफ द ट्रेवलिंग अलाउंस। ट्रेवलिंग अलाउंस क्या होता है, मैंने आपको बताया था, इसको कन्वेंस अलाउंस भी बोलते हैं। कन्वेंस अलाउंस ऐसा अलाउंस जो आपको ऑफिस कार्यों के लिए कहीं दूसरी जगह जाना पड़ता है, ऑफिस ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए जाना पड़ता है, उसके लिए जो आपको वेतन भत्ता मिलता है, ट्रेवलिंग भत्ता मिलता है, उसे कहते हैं ट्रेवलिंग अलाउंस। वो कितना मिला आपको, 48,000 रुपये फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर। उसके एम्प्लॉयर से कितना मिला, 48,000 रुपये। ही हैज स्पेंट 50,200 मिला उसको 48,000 है और उसने खर्च कितना कर दिया, 50,200 कर दिया एम्प्लॉयर ने। मतलब अपनी जेब से कितना लगा दिया, 2,200 रुपये और लगा दिया। ऑन अकाउंट ऑफ द ट्रेवलिंग आइडेंटिफाई द करेक्ट टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ द ट्रेवलिंग अलाउंस इन द हैंड्स ऑफ द मिस्टर निरूपेश। मिस्टर निरूपेश के हैंड्स में उसका क्या करेक्ट टैक्स ट्रीटमेंट होगा। ट्रेवलिंग अलाउंस क्या हो जाएगा, फुल्ली एग्जेम्प्ट। ऑप्शन ए क्या कहता है, पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या कहता है, एंटायर ट्रेवलिंग अलाउंस एग्जेम्प्ट फ्रॉम द टैक्स, पूरा का पूरा। अच्छा सॉरी, ऑप्शन ए कहता है ट्रेवलिंग अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या कहता है, पूरा का पूरा ट्रेवलिंग अलाउंस एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या कहता है, 2200 शैल बी चार्ज टू द टैक्स। जो एक्सेस उसने खर्च किया है, जितना ट्रेवलिंग अलाउंस मिला है उससे जो एक्सेस उसने खर्च किया है वो आपको टैक्स लग जाएगा। और ऑप्शन डी क्या कहता है, 2200 रुपये शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम द टैक्स। तो मैंने क्या बताया था, ट्रेवलिंग अलाउंस आपको मिलता है, अगर आपने उसको पूरा खर्च कर दिया तो उसका जितने अमाउंट आपको मिला है, जितना आपने खर्च किया है, तो वो आपको पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। इस केस में मान लो 48,000 आपको मिला है, ठीक है, और 48 या 48 से ज्यादा आपको खर्च कर दिया। इस केस में कितना कर दिया, 50,200, तो आपको पूरा 48,000 एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है। अगर मान लो आपको 48,000 रुपये मिले हैं और सपोज आपने 45,000 रुपये खर्च करे हैं, तो आपको एग्जेम्पशन मिलेगी ओनली 45,000 की और 3,000 आपके खाते में टैक्सेबल हो जाएगा, आपके अकाउंट में, आपके हाथों में टैक्सेबल हो जाएगा। तो ट्रेवलिंग अलाउंस का ये सीधा सा सिंपल है, जितना आपको अलाउंस मिला उसमें आपने खर्चा कितना कर दिया उतने की आपको छूट मिल जाती है। ठीक है साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है, मिस्टर निमेश है, निमेश ने क्या किया, रिसीव्ड कन्वेंस अलाउंस ऑफ 24,000। 24,000 को उसको कन्वेंस अलाउंस मिला है, आउट ऑफ विच ही हैज स्पेंट 18,000। उसमें से उसने 18,000 रुपये खर्च करा है। ऑन अकाउंट ऑफ द कन्वेंस फॉर द ऑफिस पर्पज फाइंड आउट द टैक्सेबल कन्वेंस अलाउंस। ये पूछ रहा है कितना टैक्सेबल होगा, तो टैक्सेबल कितना होगा, 24,000 मिला है, 18,000 आपने खर्च किया है, 6,000 आपके हाथों में टैक्स हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगर वो ये पूछा होता कि एग्जेम्प्ट कितना होता, तो इस केस में राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो इस केस में पूछा क्या है, टैक्सेबल पूछा है, तो टैक्सेबल के लिए राइट आंसर इज डी, और अगर एग्जेम्प्ट के लिए पूछता तो राइट आंसर बी हो जाता। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 40। मिस्टर बाबू हैं, बाबू को क्या मिला, हेल्पर अलाउंस मिला। हेल्पर अलाउंस कितना मिला, 1,500 रुपये पर मंथ मिला फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर। ही हैज डेप्यूटेड ए सर्वेंट एट ए मंथली सैलरी 1,500 रुपये पर मंथ। उसको अलाउंस कितना मिला, 1,500 रुपये का, और उसके लिए कितना हेल्पर अलाउंस मिला, 1,500 का, और 1,500 में उसने कोई एक सर्वेंट रख लिया हेल्पर के लिए। टू हिज वाइफ, किसको रखा, उसकी पत्नी को रख लिया, इन हर डोमेस्टिक वर्क, घरेलू कार्य के लिए। हाउ मच हेल्पर अलाउंस विल बी एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ द मिस्टर बाबू। मिस्टर बाबू के केस में कितना एग्जेम्प्ट होगा, तो इसका राइट आंसर होगा, अच्छा कितना टैक्स लगेगा, कितना टैक्स लगेगा, तो इसका राइट आंसर कितना होगा, 1,500 इंटू 12 कितना आ जाता है आपका, 18,000 रुपये पर एनम आपका टैक्स लग जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 18,000 रुपये पर एनम आपका टैक्स लग जाएगा। सर ये टैक्स हाथों में तभी जुड़ेगा जब आप स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो।
स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो उस केस में टैक्स लगेगा। अगर आप स्पेसिफाइड एम्प्लॉय नहीं हो तो वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय क्या होता है? अगर आप उस कंपनी में या तो डायरेक्टर हो या उसका 20% ऑफ द वोटिंग शेयर्स आप होल्ड करते हो, या आपकी मॉनेटरी वैल्यू जो मॉनेटरी सैलरी है वो 50,000 से ज़्यादा है पर एनम, मतलब हर साल आपको 50,000 या 50,000 से ज़्यादा आप सैलरी उठा रहे हो तो आपको स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होगा। और इन 3 कंडीशन आप फुलफिल कर रहे हो तो पूरा पूरा आपका टैक्स लग जाएगा। तो इस केस में हम यही मानते हैं कि ये क्या कौन है, आपका स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, तो 18,000 रुपये पर एनम उसका टैक्स लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 41। मिस्टर योगी हैं, रिसीव्ड करता है रिसर्च अलाउंस, वो अनुसंधान अलाउंस में देती है कंपनी 1,20,000 रुपये फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर, अपने नियोक्ता से 1,20,000 रुपये क्या लेता है? रिसर्च अलाउंस लेता है। ही हैड इनकर्ड एन एक्सपेंडिचर ऑफ द 90,000, उसने उस पर रिसर्च पे कितना कर दिया? 90,000 रुपये खर्च कर लिया। हाउ मच रिसर्च अलाउंस विल बी एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ द मिस्टर योगी, मिस्टर योगी के हाथों में कितना अलाउंस एग्जेम्प्ट होगा? पूछा क्या है? एग्जेम्प्ट पूछा है। तो आपको 1,20 मिला, 90 आपने खर्च कर दिया तो 90 की आपको छूट मिल जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है? मिस्टर महेश रिसीव्ड करता है, मतलब प्राप्त करता है यूनिफॉर्म अलाउंस, कितना प्राप्त करता है? 24,000 रुपये फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर, अपने एम्प्लॉयर से वो 24,000 रुपये यूनिफॉर्म अलाउंस रिसीव करता है। ही हैड इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 10,000, वो उसमें 24,000 में से वो 10,000 रुपये यूनिफॉर्म के मेंटेनेंस के लिए खर्च कर देता है। व्हाट विल बी द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ द यूनिफॉर्म अलाउंस इन द हैंड्स ऑफ द मिस्टर महेश, मिस्टर महेश के हाथों में क्या उसका टैक्स ट्रीटमेंट होगा जो उसको अलाउंस मिला है 24,000 रुपये का? ऑप्शन ए क्या कहता है? 24,000 विल बी टैक्स, पूरा का पूरा 24,000 उस पर टैक्स लग जाएगा। ऑप्शन बी क्या कहता है? 24,000 सेल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम द टैक्स, पूरा का पूरा 24,000 रुपये का यूनिफॉर्म अलाउंस को एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या कहता है? 10,000 सेल बी चार्ज टू द टैक्स, 10,000 जो उसने खर्च किया उसको टैक्स लग जाएगा। ऑप्शन डी क्या कहता है? 14,000 सेल बी चार्ज टू द टैक्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। सर कैसे हो जाएगा? आपको अलाउंस कितना मिला? 24,000 रुपये, 24,000 रुपये आपको अलाउंस मिला है, उसमें से आपने एक्सपेंस कितना कर दिया, उसमें खर्चा कितना कर दिया? 10,000, तो 10,000 आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बाकी का जो 14,000 है उस पर आपको टैक्स लग जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14,000 सेल बी चार्ज टू द टैक्स, 14,000 पे आपको टैक्स चार्ज लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43। मिस्टर बलराम जी हैं, क्या करते हैं? वर्किंग इन द द्वारका लिमिटेड, द्वारका लिमिटेड में कार्य करते हैं। ड्यूरिंग द ईयर हिज एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड हिम अनफर्निश्ड अकोमोडेशन, उसको एक असुसज्जित घर प्रोवाइड करा देते हैं। कहाँ पे? मुंबई में। और मुंबई की पॉपुलेशन कितनी है आपको पता है? ये 25 लाख से तो ज़्यादा ही होगी, क्योंकि सबसे करोड़ों में है वहाँ की जनसंख्या, तो लाखों की बात ही छोड़ो। द रेलेवेंट डिटेल्स आर एज अंडर, उससे संबंधित डिटेल्स इस प्रकार है। उसकी बेसिक सैलरी कितनी है? 4 लाख रुपए। डियरनेस अलाउंस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सैलरी, उसको डीए मिलता है 3 लाख रुपए। तो सैलरी और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन टू द पीएफ 40,000, ये अपने काम का नहीं है। वैल्यू ऑफ द अदर परक्यूशन, तो उसको 2 लाख रुपए मिलती है, ये अपने काम का नहीं है। द अकोमोडेशन इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, और जो अकोमोडेशन है वो किसकी है? जो उसको किराया, जो मकान दिया है उसको रहने के लिए एम्प्लॉय को, वो खुद एम्प्लॉयर का है। इस केस में उसकी क्या वैल्यू ऑफ द परक्यूशन अकोमोडेशन होगा? अकोमोडेशन या परक्यूशन की वैल्यू क्या होगी बाय द एम्प्लॉयर? तो मैंने आपको बताया था कि जहां आपका, अगर मान लो आप ऐसी सिटी में रह रहे हो जहां अगर वहां की पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा है, तो उस केस में आपका कितनी वैल्यू ऑफ परक्यूशन मानी जाएगी? तो वैल्यू ऑफ परक्यूशन मानी जाएगी सैलरी का 15%। तो इस केस में सैलरी कितनी हो गई फॉर दिस पर्पज? 4 लाख आपकी बेसिक प्लस डीए आपका 3 लाख, तो टोटल कितना हो गया? 7 लाख आपकी सैलरी मानी जाएगी। और 7 लाख का 15% कितना हो गया? 15 सत्ते 105, 1,05,000 रुपये आपकी जो है वैल्यू ऑफ परक्यूशन होगी, वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड अकोमोडेशन।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है सर, इसमें आपको ध्यान रखना है कि सैलरी का मतलब क्या है। सैलरी का मतलब होता है सैलरी प्लस डीए, बेसिक प्लस डीए और परसेंटेज ऑफ कमीशन ऑफ द टर्नओवर, वो इसमें शामिल होता है। वैल्यू ऑफ अदर परक्यूशन शामिल नहीं की जाती। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन इसमें कोई रोल नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 44। 44 भी वही क्वेश्चन है। मिस्टर बलराम वर्किंग इन द द्वारका लिमिटेड, द्वारका लिमिटेड में वो कार्य कर रहा है। ड्यूरिंग द ईयर हिज एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड ए फर्निश्ड अकोमोडेशन। इस केस में क्या दिया है? फर्निश्ड अकोमोडेशन, मतलब उसमें फर्नीचर वर्नीचर सारा सेटअप लगा के, टीवी वीवी लगा के आपको दिया है कमरा, भाई साहब एकदम चकाचक। द डिटेल्स ऑफ द एज अंडर, उसकी बेसिक सैलरी वही 4 लाख है। डीए आपको 3 लाख रुपए मिलता है। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन अपने काम का नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन। ठीक है, वैल्यू ऑफ अदर परक्यूशन आपकी 2 लाख है, अच्छी बात है, 2 लाख आपकी इनकम में काउंट की जाएगी। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द वेरियस फर्नीचर प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर आपका 10,000 1 लाख है। द अकोमोडेशन एंड द फर्नीचर ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, जो घर उसको दिया है रहने के लिए और जो फर्नीचर है वो किसका है? खुद एम्प्लॉयर का खुद का है। ठीक है, द एम्प्लॉयर हैज रिकवर्ड 5,000 रुपये पर मंथ फ्रॉम हिज सैलरी टुवार्ड द रेंट ऑफ द अकोमोडेशन, और जो ये सुविधा दे रहा है उसके बदले में एम्प्लॉयर उससे 5,000 रुपये पर मंथ वसूल कर रहा है। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फर्निश्ड अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर। इस केस में जो अकोमोडेशन प्रोवाइड करवाया उसने फर्निश्ड का, उसकी वैल्यू क्या होगी? तो उसकी वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले तो अपन निकालते हैं इसकी अनफर्निश्ड की वैल्यू। तो सर अनफर्निश्ड की कैसे निकालते थे? मैंने आपको बताया था, अगर पॉपुलेशन आपकी 25 लाख से ज़्यादा है तो 15% ऑफ द सैलरी। अगर पॉपुलेशन आपकी 10 लाख से ज़्यादा है लेकिन 25 लाख से कम है तो आपका लेगा आप लोगे उसमें 10% ऑफ द सैलरी। अगर 10 लाख से कम है तो 7.5% ऑफ द सैलरी। तो इस केस में मुंबई है तो मुंबई की 25 लाख से ज़्यादा ही है तो आप कितना लोगे? 15% ऑफ द सैलरी। सैलरी का केस क्या हो गया? बेसिक और डीए कितना? 7%। तो 15% ऑफ 7 लाख कितना हो गया? तो आपका हो गया 1,05,000 रुपये। ठीक है, 1,05,000 रुपये हो गया। और इस केस में इससे रेंट कितना ले रहा है? इसको 5,000 रुपये पर एनम। उसमें से 5,000 रुपये अगर जो रेंट पे कर रहे हैं वो माइनस कर देंगे तो इसकी वैल्यू ऑफ परक्यूशन कितनी आ जाएगी? अनफर्निश्ड की आ जाएगी 1 लाख रुपये। अब फर्नीचर का रूल ये है कि अगर आप फर्नीचर प्रोवाइड करा रहे हो तो फर्नीचर की कॉस्ट का 10% पर एनम, 10% पर एनम प्रतिवार्षिक आप उसका क्या मानते हो? उसकी वैल्यू ऑफ परक्यूशन मानेंगे। तो इस केस में कॉस्ट ऑफ द फर्नीचर कितनी? 1 लाख। 1 लाख का 10% कितना होता है? 10,000 रुपये। 1 लाख का 10% तो वैल्यू ऑफ द फर्नीचर कितनी हो जाएगी? तो टोटल वैल्यू ऑफ द परक्यूशन फर्निश्ड की कितनी हो जाएगी? 1,10,000 रुपये। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है सर, आपको नियम पता होना चाहिए तो आप सही सही से क्वेश्चन कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 45। मिस्टर रमेश क्या है? एज द एम्प्लॉय ऑफ द इन्फोटेक लिमिटेड। इन्फोटेक लिमिटेड का कोई एम्प्लॉय है और इन्फोटेक लिमिटेड क्या करता है? खुद की स्कूल मेंटेन करता है। द यंगर ब्रदर, उसका छोटा भाई है मिस्टर रमेश, या उसका छोटा भाई किसका? मिस्टर रमेश का। इज स्टडिंग इन द स्कूल ऑफ द एम्प्लॉयर, और जो एम्प्लॉयर है उसकी स्कूल में वो पढ़ाई कर रहा है, उसकी स्कूल में पढ़ता है। ठीक है, अच्छी बात है, पढ़ रहा है तो। द एनुअल स्कूल फीस चार्ज बाय द सिमिलर स्कूल इन द लोकेलिटी अमाउंट्स टू 18,000 रुपये। उसी एरिया में सेम उसके जैसी स्कूल कितनी फीस चार्ज कर रही है? वो चार्ज कर रही है 18,000 रुपये। ठीक है, देन व्हाट शैल बी द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द परक्यूशन इन द हैंड्स ऑफ द मिस्टर रमेश। इस केस में मिस्टर रमेश के लिए टैक्सेबल परक्यूशन क्या होगी? आपको सोच समझ के आंसर देना है कि ये छूट किस केस में मिलती है, किस केस में नहीं मिलती। अगर आपके डिपेंडेंट चिल्ड्रन अगर आपके एम्प्लॉयर के स्कूल में पढ़ रहे हैं तो ही ये छूट मिलती है। इस केस में कौन पढ़ रहा है? इस केस में मिस्टर रमेश का भाई पढ़ रहा है तो भाई के लिए ये छूट नहीं मिलती है, एग्जाम्शन नहीं मिलती है। तो इस केस में पूरा का पूरा 18,000 क्या लग जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा 18,000 शैल बी टैक्सेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 46।
क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है? मिस्टर रणवीर जी हैं, मिस्टर रणवीर जी इज द एम्प्लॉय ऑफ द आइडिया थ्रू आउट लिमिटेड, आइडिया थॉट लिमिटेड। मिस्टर रणवीर एम्प्लॉय ऑफ द आइडिया थॉट लिमिटेड, हिज एम्प्लॉय डायरेक्टली पेज द स्कूल फीस ऑफ द हिज चाइल्ड। उसका एम्प्लॉयर क्या करता है? उसकी स्कूल फीस सीधा पे कर देता है। भगवान करे ऐसे एम्प्लॉय सभी को दे। एनुअल स्कूल फीस पेड बाय द एम्प्लॉय टू हिज स्कूल अमाउंटेड टू 28,000 रुपये। और जो वार्षिक फीस होती है उसकी फीस कितनी? 28,000 रुपये बन के हो जाती है। द एम्प्लॉयर रिकवर्ड 1,000 पर मंथ रणवीर फ्रॉम सैलरी। और जो एम्प्लॉयर क्या करता है? उसकी 1,000 रुपये पर मंथ रणवीर की सैलरी से रिकवर कर लेता है। अच्छी बात। देन व्हाट विल बी द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द परक्यूसिट इन द हैंड्स ऑफ द मिस्टर रणवीर। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई एजुकेशन परक्यूसिट अगर दी जाती है, अगर उसकी वैल्यू 1,000 रुपये पर मंथ से अगर कम है तो उस केस में उसको काउंट नहीं किया जाता, वो पूरी की पूरी एग्जेम्प्ट हो जाती है। इस केस में आपको परक्यूसिट कितनी मिली है? 28,000 रुपये। मतलब कितना हो गया? 2,000 रुपये पर मंथ से ऊपर ही हो गया। तो इस केस में क्या लगेगा? टैक्सेबल लग जाएगा। पर इस केस में क्या कर रहा है? वो 1,000 रुपये पर मंथ उससे रिकवर कर रहा है। तो 28,000 में से 1,000 रुपये पर मंथ अगर की बात करें तो 12 महीने के कितने हो गए? 12,000 रुपये हो गए। तो वो रिकवर कर रहा है तो वो लेस कर देंगे तो वैल्यू ऑफ परक्यूसिट निकल के आ जाएगी आपकी 18,000 रुपये। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूसिट, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। ठीक है साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 47। मिस्टर रूप साहब हैं, वो रिसीव्ड टैक्स फ्री सैलरी रिसीव करते हैं फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर। उसके एम्प्लॉयर से टैक्स फ्री सैलरी रिसीव करता है। एज पर द एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट के हिसाब से मिस्टर जो इनकम टैक्स ऑन सच सैलरी शैल बी पेड बाय द एम्प्लॉयर। और जो टैक्स बनता है उसकी सैलरी पे वो किसके द्वारा पे किया जाएगा? एम्प्लॉयर के द्वारा पे किया जाएगा, जितना भी इनकम टैक्स उस पर बनता है। इन दिस केस व्हाट विल बी द टैक्सेबल सैलरी इनकम। उसकी टैक्सेबल सैलरी इनकम क्या होगी? ऑप्शन ए क्या कहता है? टैक्स फ्री सैलरी प्लस इनकम टैक्स बोर्न बाय द एम्प्लॉयर। ऑप्शन ए ये कहता है। ऑप्शन बी क्या कहता है? टैक्स फ्री सैलरी ओनली टैक्सेबल होगी। ऑप्शन सी कहता है टैक्स फ्री सैलरी लेस इनकम टैक्स बोर्न बाय द एम्प्लॉयर। जो टैक्स फ्री सैलरी है उसमें से इनकम टैक्स आपको उसको लेस कर देना है। ऑप्शन डी कहता है नन ऑफ दी बू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। जो टैक्स फ्री सैलरी आपको मिल रही है प्लस आपके बिहाफ पे जो आपका एम्प्लॉयर टैक्स पे कर रहा है उसको आपको उसमें जोड़ देंगे और जो अमाउंट बन के आएगी उसको टैक्सेबल सैलरी माना जाएगा। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 48। मिस्टर कुमार इज एन इंडियन सिटीजन। मिस्टर कुमार कौन है? एक इंडियन सिटीजन है। ही इज डेपुटेड इन यूएसए। वो यूएसए में डेपुटेटेड है और इंडियन सिटीजन है। बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किसके द्वारा डेपुटेटेड है? गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया के द्वारा। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, पिछले साल में हुआ क्या? उसको सैलरी मिली है 12.5 लाख रुपए फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया। अपार्ट फ्रॉम द सैलरी he also recovered various allowances and the perquisite amounting to 2.5 लाख। उसके अलावा सैलरी के अलावा उसको बहुत सारी परक्यूसिट और अलाउंस मिले हैं 2.5 लाख। इन दिस केस व्हाट विल बी द टैक्सेबल सैलरी। तो मैं आपको बता दूं इस केस में कि कोई भी व्यक्ति है अगर आउटसाइड इंडिया भारत सरकार के द्वारा अपॉइंट किया जाता है तो ओनली उसकी जो सैलरी है बेसिक सैलरी वही उसकी टैक्स के लिए काउंट की जाती है। वहाँ उसको जो भी अलाउंस और परक्यूसिट मिलती है वो उसकी सैलरी इनकम में नहीं जोड़ी जाती, वो एग्जेम्प्ट होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इंडियन सिटीजन है और आउटसाइड इंडिया गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया के द्वारा अगर वो अपॉइंटेड है, आउटसाइड इंडिया में सर्विस दे रहा है, तो उसके जितने भी अलाउंस है और जितने भी उसकी परक्यूसिट है वो उनकी एग्जेम्प्ट होती है। तो इस केस में टैक्सेबल ग्रोस सैलरी कितनी आ जाएगी? 12,50,000। और पूछा क्या है? व्हाट विल बी द टैक्सेबल सैलरी। 12,50,000 है, पर आपको पता होगा कि स्टैंडर्ड डिडक्शन इस साल कितना हो गया? इस साल हो गया आपका 50,000 रुपये। तो इसकी टैक्सेबल सैलरी कितनी आ जाएगी? 12 लाख रुपए इसका राइट आंसर होगा। ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं ये असेसमेंट ईयर कौन से ईयर के दिए? 18-19 के दिए। उस साल आपका जो स्टैंडर्ड डिडक्शन था वो 40,000 था, इसलिए इसका ऑप्शन था 12,10,000। तो उस ऑप्शन को करेक्ट कर लेना है।
इस ऑप्शन को कर लेना है 12 लाख रुपए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, 12 लाख रुपए। ठीक है साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है? एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन टू द सुपर एनुएशन फंड इज फॉर द एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होता है सुपर एनुएशन फंड में, सुपर एनुएशन फंड मतलब अधिवार्षिकी निधि में अगर जो उसका कंट्रीब्यूशन होता है वो उसका क्या ट्रीटमेंट होता है? इज नॉट टैक्सेबल एट ऑल, वो टैक्सेबल नहीं होता। ऑप्शन बी क्या कहता है? इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के हैंड्स में टैक्सेबल होगा प्रोवाइडेड की जो कंट्रीब्यूशन ऑफ द सच फंड एक्सीड्स 1.5 लाख। शर्त ये है कि जो कंट्रीब्यूशन है वो 1.5 लाख से ज्यादा होना चाहिए। ऑप्शन बी ये कहता है। ऑप्शन सी कहता है इन एक्सेस ऑफ द 12% ऑफ द सैलरी इज टैक्सेबल। जो सैलरी का जो 12% है उससे ज़्यादा अगर आपने कंट्रीब्यूट किया वो टैक्सेबल होगा। और डी क्या कहता है? इज फुली टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय के हैंड्स में पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपका एम्प्लॉयर आपके सुपर एनुएशन फंड में 12% से ज़्यादा अगर डिपॉजिट करा रहा है तो वो क्या हो जाएगा? 12% से जितना अमाउंट एक्सेस होगा वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 49। ठीक है साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू द अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन दिया है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा? इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम द टैक्स, टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इज टैक्सेबल इन एक्सेस ऑफ द 12% ऑफ द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय। उसकी जो सैलरी है उसका 12% से जो भी ज़्यादा होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। इज एग्जेम्प्ट एक्सेस 12% ऑफ द सैलरी, इज एग्जेम्प्ट एक्सेस ऑफ 12% ऑफ द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय की 12% ऑफ द सैलरी वो क्या हो जाएगी? एग्जेम्प्ट हो जाएगी। 12% से जितना ज़्यादा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है। आंसर डी क्या कहता है? इज फुली टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के हाथ में पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। और अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में भी अगर आपको एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन दे रहे हो तो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। अभी के लिए इतना ही। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, चाय पानी पी के आप भी बैठ जाना, थोड़ा सा ब्रेक ले लो। और अब करते हैं नेक्स्ट 25 क्वेश्चन, क्योंकि इस अब 29 क्वेश्चन और बचे हैं सैलरी के, वो करेंगे। उसके बाद सैलरी के सारे क्वेश्चन आप खत्म हो जाएंगे। और आशा करता हूं कि इसमें मोस्ट सारे आपके जो कॉन्सेप्ट है वो कवर हो जाएंगे और आप सैलरी में से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करके आओगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अभी तक के लिए इतना ही। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अपना अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन टू अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, मतलब जो नियोक्ता का अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है, मतलब रिकॉग्नाइज ऐसा जो प्रोविडेंट फंड जो रिकॉग्नाइज नहीं है उसमें जो कंट्रीब्यूशन होता है उसका क्या ट्रीटमेंट होता है? तो इसका राइट आंसर है इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, वो टैक्स से एग्जेम्प्ट होता है। लेकिन अगर अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड से पैसा जब निकलवाते हो, एम्प्लॉय जब उसका पैसा निकलवाता है, एम्प्लॉय उससे जब अमाउंट विड्रॉ करता है तो उस टाइम पे वो टैक्सेबल हो जाता है। अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का यही ड्रॉबैक है कि जब आप उस पैसे को निकलवाते हैं तो वो आपके हाथों में टैक्सेबल हो जाता है, लेकिन आप जब उसको कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम द टैक्स होता है। ठीक है सर। और बी क्या कहता है? इज टैक्सेबल इन एक्सेस ऑफ द, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम द टैक्स। चाहे रिकॉग्नाइज में कराओ चाहे अनरिकॉग्नाइज में कराओ तो वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम द टैक्स होता है। चलिए ठीक है सर, अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। तब तक के लिए आप थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, मैं भी थोड़ा चाय पानी पी के आता हूं। स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 69 कहता है द वैल्यू ऑफ द रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन। जो रेंट फ्री, जो मतलब किराया मुक्त आपका अनफर्निश्ड असुसज्जित जो आपको रिहायशी घर दिया गया है इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज इक्वल टू द, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए जो रेंट फ्री अकोमोडेशन दिया है उसकी क्या वैल्यू होगी? तो उसकी वैल्यू होगी लाइसेंस फीस चार्ज फॉर द सच अकोमोडेशन। ऑप्शन ए कहता है, ऑप्शन बी कहता है फेयर रेंट, ऑप्शन सी क्या कहता है
म्युनिसिपल वैल्यूएशन, ऑप्शन डी कहता है स्टैंडर्ड रेट। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाइसेंस फीस चार्ज फॉर द सच अकोमोडेशन। ऐसे अकोमोडेशन के लिए जो लाइसेंस फीस चार्ज करी जाती है वो उसका आपका जो वैल्यू मानी जाएगी, ठीक है, उसको आपकी जो अनफर्निश्ड अकोमोडेशन की वो वैल्यू होगी, ठीक है, लाइसेंस फीस होगी। आप कहीं फेयर रेंट करके आ जाओ, उसको ध्यान से देना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के केस में उनको जो भी क्वार्टर वाटर दिए जाए थे ना फ्री ऑफ कॉस्ट, उनके लिए उनकी लाइसेंस फीस निर्धारित की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, तो वही उसका परक्यूशिट की वैल्यू होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, वैल्यू ऑफ द रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन इन द हैंड्स ऑफ द प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय where the accommodation is owned by the employer is dependent upon the खालिस्तान ऑफ द सिटी। मतलब क्या है कि कोई प्राइवेट सेक्टर का एम्प्लॉय है और उसको रहने के लिए फ्री में घर दिया जाता है, क्वार्टर दिया जाता है, उस केस में उसकी जो परक्यूशिट की वैल्यू किस पे डिपेंड होती है या किसके बेसिस पे कैलकुलेट होता है, तो उसका राइट आंसर है पॉपुलेशन, वहाँ की एरिया की जनसंख्या के आधार पर होता है। एरिया नहीं, पॉपुलेशन, हाँ, उस एरिया की पॉपुलेशन क्या है उसके हिसाब से डिपेंड करता है। लोकेशन भी नहीं होता, डी भी नहीं होता, तो ये भी नहीं होता, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। सर पॉपुलेशन पे क्या रूल है, अगर वहाँ की जनसंख्या जिस सिटी में आप रह रहे हो, जिस सिटी में आपको जो अकोमोडेशन प्रोवाइड कराई, अगर वहाँ की जनसंख्या 25 लाख से ज़्यादा है तो 15% ऑफ द सैलरी आपकी परक्यूशिट वैल्यू मानी जाएगी। अगर वहाँ की जनसंख्या मोर देन इक्वल टू 10 लाख बट लेस देन इक्वल टू 25 लाख है, तो उस लेस देन 25 लाख है तो उस केस में आपकी जो सैलरी होगी उसका 10% आपकी परक्यूशिट माना जाएगा। लेकिन अगर बिलो 10 लाख है, मतलब लेस देन 10 लाख है वहाँ की जनसंख्या, तो 7.5% ऑफ द सैलरी आपकी वहाँ की परक्यूशिट की वैल्यू होगी रेंट फ्री अकोमोडेशन की। ठीक है, आगे बात समझ में आ गई सर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ द रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन in the hands of the private sector employee where the accommodation is owned by the employer। और जो accommodation है, the value of the rent free unfurnished accommodation, आपको वही क्वार्टर दिया हुआ है, अनफर्निश्ड है, फर्नीचर नहीं लगा हुआ है, इन द हैंड्स ऑफ द प्राइवेट सेक्टर का एम्प्लॉय है, और जो मकान या क्वार्टर है वो एम्प्लॉयर का खुद का है, ठीक है, इज परसेंटेज ऑफ सैलरी वेयर पॉपुलेशन ऑफ सिटी एक्सीड्स 10 लाख बट लेस डजंट एक्सीड 25 लाख। तो मैंने अभी क्या बताया था, 10 लाख से ज़्यादा हो, 25 लाख से कम हो, तो उस केस में आपका जो सैलरी का 10% आपका लिया जाएगा वहाँ की परक्यूशिट वैल्यू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कहता है, वैल्यू ऑफ द रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन इन द हैंड्स ऑफ द प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय where accommodation is owned by the employer is the percentage of salary where the population of city is 8 लाख। तो सिटी की पॉपुलेशन कितनी है, 8 लाख है, और आपको रेंट फ्री अकोमोडेशन अनफर्निश्ड दिया हुआ है, तो उस केस में 10 लाख से, अगर मान लो 10 लाख से कम है जनसंख्या, तो उस केस में कितना परसेंट है, उस केस में है आपका 7.5% ऑफ द सैलरी उसका वैल्यू ऑफ द अकोमोडेशन माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 73, द सैलरी फॉर द पर्पज ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ द परक्यूशिट। परक्यूशिट की कैलकुलेशन के लिए सैलरी का क्या मीनिंग होगा इन रेस्पेक्ट ऑफ द रेसिडेंशियल अकोमोडेशन। आपको अकोमोडेशन दिया है, मतलब रहायशी क्वार्टर दिया है, सीधी भाषा में बात करें तो इन द हैंड्स ऑफ द प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय डजंट इंक्लूड, उसकी सैलरी का जो मीनिंग है उसमें क्या इंक्लूड नहीं होगा, नॉन मॉनेटरी पेमेंट इंक्लूड नहीं होता। सर इसकी सैलरी की जो डेफिनेशन है उसमें आपके सारे बेसिक आएगा, डीए आएगा, कमीशन आएगा, सारे मॉनेटरी पेमेंट है वो आएंगे, जो अलाउंसेज है वो आएंगे, लेकिन नॉन मॉनेटरी पेमेंट है, नॉन मॉनेटरी मतलब अमौद्रिक, जैसे आपको कोई वस्तु दे दी यूज करने के लिए, कोई कार दे दी, तो वो नहीं आएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कार देती तो उनकी वैल्यू नहीं आएगी, बाकी सारी अदर मॉनेटरी बेनिफिट्स है वो आएंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, the value of the perquisite where the accommodation has been provided in the hotel shall be lower of percentage of salary or actual charges paid to the such hotel by the employer। सपोज करो आपने अकोमोडेशन जो प्रोवाइड कराई है, मतलब रहने की सुविधा, कोई आपके एम्प्लॉय है उसकी रहने की सुविधा आपने होटल में अरेंज की है, भाई साहब बहुत वीआईपी आपका एम्प्लॉय है, उसने लिए
उसके लिए आपके एम्प्लॉयर ने आपने होटल में आपका कमरा बुक कराया है, उस केस में उसकी जो परक्यूशिट की वैल्यू क्या आएगी, तो उसकी परक्यूशिट की वैल्यू होती है 24% ऑफ द सैलरी, सैलरी का 24%, और या जो उस होटल ने जो आपका किराया चार्ज किया है, दोनों में से जो भी कम होगा तो वो आपकी वैल्यू ऑफ परक्यूशिट होगा। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा, 24% ऑफ द सैलरी और एक्चुअल चार्जेस पेड। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 75। सर क्वेश्चन नंबर 75 क्या कहता है, वाइल कंप्यूटिंग द परक्यूशिट इन रेस्पेक्ट ऑफ द इंटरेस्ट फ्री लोन, आप इंटरेस्ट फ्री लोन दिया आपके एम्प्लॉयर ने, द बेस रेट ऑफ द सेल बी टेकन इनटू द अकाउंट। तो उस केस में परक्यूशिट की वैल्यू निकालने के लिए आपको बेस रेट कौन सा लेना है, कौन से बैंक की लेनी है, तो इसका राइट आंसर है आपका एसबीआई बैंक की आपकी वैल्यू ऑफ द परक्यूशिट लेनी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, बी इसका आंसर हो गया। आप आरबीआई मत कराना, बहुत से लड़के देखेंगे आरबीआई रेट डिसाइड करता है, नहीं, एसबीआई का रेट लेना है, और वो रेट लेना है आपका जो प्रीवियस ईयर होता है उसका 1 अप्रैल को उसकी क्या रेट थी, रेट ऑफ इंटरेस्ट उस लोन की, उस जैसा जो भी कोई लोन लिया, चाहे एजुकेशन लोन लिया, चाहे आपने पर्सनल लोन लिया, चाहे मोटर व्हीकल का लोन लिया, जो कोई भी लोन होगा उस जैसा ही लोन एसबीआई में उसका क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, तो आपकी परक्यूशिट वैल्यू ली जाएगी। ठीक है साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 76। While computing perquisite in respect of the interest-free loan, small loan up to the in the aggregate shall be loaned। अगर आपके एम्प्लॉयर ने इंटरेस्ट फ्री लोन दिया है या लोन कम रेट पे दिया है, तो और वो लोन अगर 20,000 से कम है, और वो लोन 20,000 से कम है, तो वो आपकी परक्यूशिट में शामिल नहीं होगा, वो मतलब आपकी सैलरी में टैक्सेबल नहीं होगा। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20,000। अगर इन एग्रीगेट 20,000 से कम का आपको लोन दिया है तो आपकी परक्यूशिट में शामिल नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 76 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 77। आइडेंटिफाई द लोन्स विच आर एग्जेम्प्ट व्हाइल कंप्यूटिंग द परक्यूशिट इन रेस्पेक्ट ऑफ द इंटरेस्ट फ्री लोन। उस लोन को आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है जो कि एग्जेम्प्ट है व्हाइल कंप्यूटिंग द परक्यूशिट इन रेस्पेक्ट ऑफ द इंटरेस्ट फ्री लोन। इंटरेस्ट फ्री लोन की जो परक्यूशिट अनुलाभ है उसका आपको कैलकुलेशन करते टाइम उसको एग्जेम्प्ट माना है, तो वो कौन सा लोन है। ऑप्शन ए हाउसिंग लोन, ऑप्शन बी कार लोन, ऑप्शन सी है वाइट गुड्स लोन इन एग्रीगेट 25,000, लोन फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ द स्पेसिफाइड डिजीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा डी। अगर कोई बीमार है आपका, ठीक है, आपका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आपने उधार लिया है, लोन लिया है, कोई भी हो, अगर मेडिकल ट्रीटमेंट में आपने लोन लिया है और वो लोन आपके एम्प्लॉयर ने इंटरेस्ट फ्री दिया है, उस केस में उसकी परक्यूशिट की वैल्यू आपकी उसमें शामिल नहीं होगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 77 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 78। द ट्रेवल कॉस्ट ऑफ द पेशेंट की जो ट्रेवल कॉस्ट है एंड वन अटेंडेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन द सैलरी व्हेन मेडिकल ट्रीटमेंट इज अंडरटेकन एब्रोड। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि जो ट्रेवल कॉस्ट है, जो यात्रा का जो लागत है, वो एक मरीज की और उसका एक अटेंडेंट की, वो आपकी सैलरी में इंक्लूड नहीं होगा जब आप ट्रीटमेंट विदेश में करवा रहे हो। सब्जेक्ट टू द कंडीशन, कंडीशन क्या है कि ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ द एम्प्लॉय डजंट एक्सीड, और उस एम्प्लॉय की जो ग्रॉस टोटल इनकम है वो कितनी नहीं होनी चाहिए, 20 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी 20 लाख या 20 लाख से कम है, तो उस केस में अगर उसका इलाज विदेश में होता है, तो उस केस में उसका जो यात्रा भत्ता अगर एम्प्लॉयर ने आपको दिया है, और साथ ही आपके साथ एक जो आपकी देखभाल करने के लिए आपके साथ जो जाता है ट्रीटमेंट के लिए आपके साथ वाला, तो उन दोनों का जो यात्रा है वो आपकी सैलरी में इंक्लूड नहीं होगा। कब नहीं होगा, जब आपकी सैलरी 20 लाख से कम है, तो 20 लाख या 20 लाख से कम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 79। द कंसेशन अवेलेबल while valuing perquisite in respect of the meal provided to an employee is per meal। आपको कोई मील मतलब मुफ्त में खाना दिया जा रहा है, आपको आपके एम्प्लॉयर के द्वारा लंच में आपको कहता है कि मेरी तरफ से खाना फ्री है 50 रुपए तक का या 100 रुपए तक का, तो उसकी लिमिट क्या है कि जहां तक वो एग्जेम्प्ट है। तो उसकी जो कंसेशन अवेलेबल है
वो है आपका 50 रुपये पर मील। मतलब आपको जितना मील आपको देता है तो 50 रुपये पर मील आपको टैक्स फ्री है, और 50 रुपये पर मील से ज़्यादा है तो वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 80। द गिफ्ट बाय द एम्प्लॉयर नॉट एक्सीडिंग, आपके एम्प्लॉयर ने गिफ्ट दिया है, वो अगर इससे ज्यादा नहीं है तो वो क्या हो जाएगा। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। द गिफ्ट बाय द एम्प्लॉयर नॉट एक्सीडिंग रुपीज इन एग्रीगेट पर एनम वुड नॉट बी टैक्स्ड इन द हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉय। मतलब कितनी तक की अमाउंट का गिफ्ट एम्प्लॉय के हाथों में टैक्सेबल नहीं होगा अगर आपके एम्प्लॉयर ने दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर एक साल में 5,000 या 5,000 से कम का आपका गिफ्ट दिया है तो वो आपकी सैलरी में काउंट नहीं किया जाएगा। पर जैसे ही अगर 5,000 एक भी हो गया आपकी गिफ्ट की वैल्यू, तो वो आपके जो है ना इनकम में वो काउंट कर ली जाएगी। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कहता है। आइडेंटिफाई द आइटम दैट फॉल्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ द टर्म प्रॉफिट इन लिeu ऑफ द सैलरी। मतलब सैलरी के बदले प्रॉफिट इन लिeu ऑफ द सैलरी में जो कौन सा टर्म इंक्लूड है, डिफाइंड किया हुआ है सेक्शन 17 सब सेक्शन 3 में प्रॉफिट इन लिeu सैलरी में। तो वेजेस है क्या होगा। ऑप्शन ए है वेजेस, ऑप्शन बी है एन्युटी, ऑप्शन सी है पेंशन, ऑप्शन डी है सम पेएबल अंडर द की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। आपको सोच के इसका आंसर बताना है। वेजेस तो नॉर्मली सैलरी में काउंट किया जाता है, इसको प्रॉफिट इन लिeu सैलरी नहीं माना जाता। एन्युटी को भी आपका सैलरी माना जाता है, पेंशन भी आपकी सैलरी माना जाता है, लेकिन आपके एम्प्लॉयर ने आपके ऊपर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी ली है। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी ये होती है कि आपके एम्प्लॉयर, आप कंपनी में, मान लो आप कंपनी के एम्प्लॉय हो और आप इतने इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय हो कि अगर आप मान लो आपको कुछ हो जाता है या आप उस कंपनी को छोड़ के चले जाते हो तो उस केस में आपको घाटा लग जाता है, तो आपके लिए बहुत की मतलब चाबी, आप उस कंपनी की चाबी हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन हो। उस लॉस को बियर करने के लिए कंपनी क्या करती है, एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेती है, की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। तो वो सम पेएबल, अगर उस पॉलिसी का पैसा आपको मिलता है तो वो आपका क्या माना जाएगा, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ द सैलरी माना जाएगा। तो जो सेक्शन 17 सब सेक्शन 3 है उसमें आपका प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी में सम पेएबल अंडर द की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी ही वो आपकी प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी में माना जाएगा। ठीक है साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 82। सर क्वेश्चन नंबर 82 क्या कहता है। अंडर विच फंड, कौन से फंड में एम्प्लॉयर डजंट कंट्रीब्यूट, कौन से फंड में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन नहीं देता। ऑप्शन ए है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ऑप्शन बी है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, ऑप्शन सी है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ऑप्शन डी है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। तो भाई साहब तीनों में आप देते हो, स्टैट्यूटरी में भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, रिकॉग्नाइज अगर आपका उन्होंने जो प्रोविडेंट फंड वो आपने रिकॉग्नाइज करा रहा है उसमें भी करा सकते हो, और अनरिकॉग्नाइज है उसमें भी कर सकते हो। लेकिन पीपीएफ में एम्प्लॉयर नहीं करता है, पीपीएफ में तो एम्प्लॉय खुद ही करता है। एम्प्लॉय कौन करता है, खुद ही करता है, एम्प्लॉय स्वयं करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। पीपीएफ में एम्प्लॉयर नहीं कर सकता है, उसमें एम्प्लॉय स्वयं करता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। कॉन्ट्रीब्यूशन टू विच फंड by an employee is not eligible for deduction under section 80C। कौन से फंड में जो आपने कंट्रीब्यूशन किया उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन है पीपीएफ में जो आपने कंट्रीब्यूशन किया उसका भी मिलता है, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में आपने कंट्रीब्यूशन किया उसका भी आपको डिडक्शन मिलता है, आरपीएफ में मतलब रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में आपने किया उसका भी आपको जो कहते हैं ना कंट्रीब्यूशन किया उसका भी अंडर सेक्शन 80C में डिडक्शन मिलता है। लेकिन अनरिकॉग्नाइज्ड मतलब अमान्यता प्राप्त आपने प्रोविडेंट फंड में आपने कंट्रीब्यूशन किया तो उसका आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 84। इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू विच फंड शैल बी टैक्स्ड एट द टाइम ऑफ द विड्रॉल ऑफ द अमाउंट फ्रॉम द सच फंड। आपके खाते में मान लो आपने फंड कर रखा है, कौन सा फंड है जिसमें का आपका ब्याज जो क्रेडिट होता है वो टैक्सेबल होगा एट द टाइम ऑफ द विड्रॉल ऑफ द अमाउंट, और जब आप उसका पैसे को निकालता है। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से अगर आपने पैसा निकाला और उस पैसे पे जो आपको ब्याज मिला है, उस फंड में जो ब्याज मिला है उस ब्याज पे आपका टैक्स लग जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है क्योंकि इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 क्या कहता है,
एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन टू विच फंड में बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर का ऐसा कौन सा कॉन्ट्रीब्यूशन है जो कि टैक्सेबल होगा किसके हाथों में, एम्प्लॉय के हाथों में, इफ इट इज एक्सीड्स प्रेस्क्राइब्ड परसेंटेज ऑफ द सैलरी, और वो प्रेस्क्राइब्ड परसेंटेज ऑफ द सैलरी अगर आपका मान लो कहना ये चाह रहा है कि अगर मान लो प्रेस्क्राइब्ड परसेंटेज कितना है 12.5%, ठीक है 12% है, सॉरी 12% है, अगर उससे ज़्यादा अगर आपका कोई आपने एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन दिया है तो वो टैक्सेबल होगा। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में 12% से ज़्यादा अगर आपने कंट्रीब्यूशन दिया है तो वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा, सैलरी इनकम में काउंट कर लिया जाएगा। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 कहता है आउट ऑफ द फॉलोइंग, मतलब निम्नलिखित में से विच इंटरेस्ट इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम द टैक्स, कौन सा इंटरेस्ट का इनकम एग्जेम्प्ट होगा, इंटरेस्ट ऑन द पीपीएफ बैलेंस, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है इंटरेस्ट ऑन द सुपर एन्युएशन फंड बैलेंस, ऑप्शन बी है इंटरेस्ट ऑन द अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड बैलेंस, ऑप्शन डी है इंटरेस्ट ऑन द स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड बैलेंस। वर्ड है नॉट एग्जेम्प्ट, कौन सा इंटरेस्ट आपका एग्जेम्प्ट नहीं होगा, तो आपको यूआरपीएफ मतलब अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड पे आपको जो ब्याज मिला है वो आपका टैक्सेबल होगा, एग्जेम्प्ट नहीं होगा। ठीक है, और पीपीएफ के बैलेंस में भी इंटरेस्ट मिला वो आपका एग्जेम्प्ट होता है। सुपर एनुएशन फंड मतलब आपका जो सुपर एनुएशन मतलब आपको रिटायरमेंट के लिए जो फंड होता है उसके ऊपर भी आपका इंटरेस्ट फ्री होता है, एग्जेम्प्ट होता है, और वैधानिक जो प्रोविडेंट फंड है वो भी आपका एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 कहता है वाइल कंप्यूटिंग द सैलरी, सैलरी कंप्यूट करते टाइम फॉर द पर्पज ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ द रेंट फ्री अकोमोडेशन, रेंट फ्री अकोमोडेशन के लिए सैलरी कंप्यूट करते टाइम पे इन द हैंड्स ऑफ द प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय, और किसकी सैलरी, प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय, सच सैलरी इंक्लूड्स, उस के सैलरी में क्या इंक्लूड होगा, बोनस इंक्लूड होगा, हाँ जी होगा, एडवांस सैलरी इंक्लूड होगा, देखते हैं, ऑल अलाउंसेज इंक्लूड हो गए, बिल्कुल ऑल अलाउंस मॉनेटरी है तो वो इंक्लूड होंगे। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ इंक्लूड होगा क्या, एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ इंक्लूड नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर हो गया डी। और ये एडवांस सैलरी भी आपका इंक्लूड माना जाएगा, तो आपको ये नहीं देखना कि एडवांस सैलरी मिली है तो इसको इंक्लूड नहीं करना है, तो एडवांस सैलरी भी इंक्लूड होगी, लेकिन जो कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ किया है वो इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 88। द फॉलोइंग इज नॉट टैक्सेबल एज इनकम अंडर द हेड सैलरी, सैलरी के हेड में कौन सा इनकम टैक्सेबल नहीं है। कमीशन रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय, ये भी टैक्सेबल होता है। रेम्युनरेशन रिसीव्ड बाय द पार्टनर, ये पीजीबीपी में होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी। बट अपने को ऑप्शन सारे पढ़ने हैं। अलाउंसेज रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय, ये भी सैलरी में टैक्सेबल होता है। फ्री अकोमोडेशन गिवन टू द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को फ्री ऑफ कॉस्ट आपने रहने के लिए घर दिया है तो वो भी आपका टैक्सेबल होता है। उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेम्युनरेशन रिसीव्ड बाय द पार्टनर, पार्टनर को कोई पारिश्रमिक मिला है तो वो पीजीबीपी में टैक्सेबल होता है, ना कि सैलरी में। ठीक है साहब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 क्या कहता है, ग्रेच्युटी रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के द्वारा अगर आपको ग्रेच्युटी मिली है तो वो क्या होती है, फुल्ली एग्जेम्प्ट होती है। आंसर इसका ए है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को चाहे कितनी ग्रेच्युटी मिली हो वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होती है। और उसके नेक्स्ट पेज में आपका ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की आंसर की है वो आप पढ़ सकते हो और इनका क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ये जो पीडीएफ है इसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। ठीक है, आपको इसको कहीं कॉपी वॉपी नहीं करना, आपको बस इसका पढ़ लेना है। और आप अभी तो ये वीडियो देख के आप समझ सकते हो, डिटेल में मैंने आपको समझाया कि क्यों ऐसा हुआ क्यों नहीं हुआ। बट अगर आप इसको फिर से रिवाइज करना चाहते हो और अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हो तो मैं ये जो इसकी पीडीएफ है वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ इसको डाउनलोड कर लेना, उससे अपनी तैयारी कर लेना है, दोबारा मॉडल टेस्ट में उसमें पेपर कर लेना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ये सैलरी का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊँगा पीजीबीपी से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हैं, पीजीबीपी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, इन सारे सब्जेक्टों के मैं एमसीक्यूज लेके आऊँगा। तब तक के लिए आप सैलरी के क्वेश्चन निकालिए और मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में सैलरी के बेस पर। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और प्रणाम मेरे प्यारे भाई और बहनों। जय श्री राम।